हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज बी सीटेड. ऑनलाइन वाले बच्चों गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको. चलिए क्लास, सब ध्यान से सुनिएगा. आप क्लास ध्यान से बात को सुनना. टॉपिक का नाम है, हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? सीए इंटर पेपर नंबर 2. आई रिपीट, सीए इंटर पेपर नंबर 2. पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ. देखो बेटा, मैंने 2007 में पढ़ाना शुरू किया. उस जमाने में सीए PE2 नाम का पेपर हुआ करता था. सीए इंटर को उस जमाने में बोलते थे सीए PE2. और जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, इंटर में लॉ का पेपर शुरू से था. मतलब 2007 से मैं लॉ इंटर पढ़ा रहा हूं. उस जमाने में लॉ के पेपर को बोलते थे लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन. ये पेपर का नाम हुआ करता था 2007 में. मतलब इंटर में लॉ शुरू से है जब से मैं पढ़ा रहा हूं. अगर मैं 2007 से पढ़ा रहा हूं तो 2007 से लॉ इंटर में है और 100 नंबर का ही है. और लॉ मेकर ने वो परंपरा अभी भी नहीं छोड़ी. इंस्टीट्यूट ने पेपर को आज भी मेंटेन किया. अब देखो, पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ. पेपर के दो पोर्शन हो गए. पहला पोर्शन कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स, अदर लॉ 30 मार्क्स. कॉर्पोरेट लॉ, नाम पे जाना कॉर्पोरेट. अभी के लिए मैं मीनिंग नहीं बता रहा कॉर्पोरेट का, मैं आपसे पूछता हूं सिंपल भाषा में. कॉर्पोरेट बिल्कुल देसी वर्ड. कॉर्पोरेट उसको बोलो जिसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी होती है. जिसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी होती है उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट. अभी के लिए डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा मैं कोई अभी. तो बताओ, क्या कंपनी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है? तो कंपनीज एक्ट एक कॉर्पोरेट लॉ है. अगला, एलएलपी जिन्होंने फाउंडेशन में पढ़ा है, क्या एलएलपी की भी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है? तो एलएलपी एक्ट भी क्या माना जाएगा? कॉर्पोरेट लॉ. क्या बात क्लियर है? तो कॉर्पोरेट लॉ में हमें दो लॉ पढ़ने हैं, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट. क्या बात क्लियर है? इन दोनों की वेटेज कितने नंबर की? 70 मार्क्स. मान के चलना 60 नंबर का कंपनी आएगा और 10 नंबर का क्या आएगा? एलएलपी. ओके, नेक्स्ट. अब आते हैं अदर लॉ. अदर मतलब बाकी के लॉ. अदर लॉ में मुझे अच्छा नहीं लगा अदर लॉ वर्ड. मैं बताता हूं क्यों. अदर लॉ में कोई तालमेल ही नहीं है. मतलब आपने देने थे तो ऐसे दे देते ना, इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रीज के लॉ पढ़ा रहे थे बच्चों को. आपने बोला अदर में कुछ बचे कुछ लॉ पढ़ा दो. मैंने कहा जी कौन सा पढ़ाना है? बोला जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा दो. अच्छा, इसका जुड़वा भाई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. दोनों अलग अलग से लॉ हैं. ये तो लॉ है, ये तो कोई लॉ ही नहीं है. देखो, लॉ की एक रूल होता है, लॉ के नाम में एक्ट लिखा होता है. आप देखो, जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 लिखा है, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कोई एक्ट का नाम लिखा है. यहां पे मैंने लिखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट. नहीं, यानी सेकंड वाला कोई एक्ट है ही नहीं. ये तो कुछ रूल्स है लॉ के. ये दोनों में कॉमन बात, ये दोनों लॉ पढ़ने के रूल्स सिखाए जाएंगे आपको, लॉ को पढ़ा कैसे जाते हैं. और लास्ट में कौन सा लॉ है? फेमा. फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. अगर मुझे इंडिया से बाहर कुछ खरीदना है या बेचना है तो फेमा के नॉर्म से डॉलर में पैसा कितना मैं इंडिया से बाहर लेके जा सकता हूं? एनी आइडिया? मुझे पापा का ऑपरेशन करवाना है, यूएसए जाना है, कितना पैसा अलाउड है बाहर ले जाना? कितने डॉलर में लेके जा सकता? मैं बहुत अमीर आदमी हूं, क्या मैं 10-20 करोड़ रुपए लेके जा सकता हूं यूएसए पापा का ऑपरेशन कराने? मुझे फेमा से पूछना पड़ेगा. फेमा, मैं जा रहा हूं, कितना पैसा अलाउड है ले जाना? उसमें मुझे कौन बताएगा? फेमा. अच्छा, अब एग्जांपल, मैं बाहर बैठा हूं, बाहर में पैसे कमा रहा हूं कनाडा में बैठ के, इंडिया में पैसे लाना चाहता हूं. डॉलर बाहर कमाए उसे रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया में लाना चाहता हूं. ये जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. ये ही एक लॉ है जो सीए फाइनल से इंटर को दिया. नहीं तो बाकी के सारे टॉपिक्स शुरू से इंटर में थे. सिर्फ एक लॉ है जो सीए फाइनल से इंटर में आया. वो कौन सा लॉ है? फेमा एक्ट. सर फेमा फाइनल में नहीं है. फेमा फाइनल में भी है. इंटर में आपको थोड़ा सा फेमा पढ़ाया जाएगा, लेकिन मेन फेमा आपको सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा. फेमा के बारे में मैंने बोल दिया. व्हाट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट? एक सिंपल भाषा में नाम पे जाओ, जनरल क्लॉजेस मतलब जनरल बातें करूंगा मैं इस लॉ में. कुछ लॉ पढ़ने के ना आपको तरीके सिखाऊंगा इस लॉ में. आई रिपीट, जनरल क्लॉजेस एक्ट. ऐसा ही एक और लॉ है, कौन सा मेरे बच्चों? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. अगर आप मुझे अलाउ करो एक एक एग्जाम्पल इन दोनों लॉ का दूं, जैसे फेमा का दिया, या रहने दूं कि कहां यूज होती है. पहले कौन सा लॉ आया? जनरल क्लॉजेस एक्ट. एक एग्जाम्पल से समझना बात को.
मैं जो बात पूछूंगा उसका जवाब देना। मैं आपको रियल बात बताता हूं, 2008 या 9 की। मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, बेटा एवरी एम्प्लॉय विल गेट बोनस इफ ही हैज वर्कड फॉर 30 डेज। बोनस एक्ट में लिखा है किसी भी एम्प्लॉय को बोनस तब मिलेगा जब उसने 30 डेज काम किया। आई रिपीट माई इंग्लिश, एवरी एम्प्लॉय विल गेट बोनस इफ ही हैज वर्कड फॉर 30 डेज, सेक्शन 8 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब बच्चे मुझे बताना, एक लड़की मुझे क्या बोलती है, बेटा अश्मीत सर डाउट। मैं कहा बोल बच्चे। कहती है आपने लॉ में पढ़ा इफ ही हैज वर्कड फॉर 30 डेज, शी को बोनस नहीं मिलेगा क्या? अब भाई साहब मैं घूम गया, भाई डाउट तो जेन्युइन है, लॉ में लिखा है ही, और कहते सर शी को बोनस नहीं मिलेगा क्या? मैंने बोनस एक्ट पूरा खंगाला, पूरा बोनस एक्ट पढ़ा। भाई साहब बोनस एक्ट में कभी गूगल पे खोल दूंगा ना, शी वर्ड दूर दूर तक नहीं है। मतलब स्त्री जाओ यहां से, ऐसा लॉ है वो, उसमें कहीं पे भी औरत की बात ही नहीं कर रखी। वो भाई साहब लड़कियां खफा हो गई, हम नहीं नौकरियां करेंगे, बोनस तो मिलेगा नहीं। ये तो गड़बड़ हो गई। अब मैं 2008 की बात बता रहा हूं, मैंने तो 2007 में पढ़ाना शुरू किया था, नया नया, मुझे तो डाउट ही समझ ना आए। मैंने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को फोन किया, मैं कहा सर एक डाउट है। कह रहे बता। मैंने ये डाउट उनको उठा के भेजा। कहते अश्मीत अगर कभी किसी लॉ में फंस जाए ना, आज तो बोनस एक्ट में फंसा है, कल को तो कंपनी पढ़ाएगा उसमें कहीं पे अटक जाए, किसी भी लॉ में कभी अटक जाए ना, तो उसकी चाबी है जर्नल क्लॉजेज एक्ट। तो एक काम कर, कौन सा लॉ खोल, जर्नल क्लॉजेज एक्ट खोल, उसमें तेरे को प्रॉब्लम का क्या मिलेगा, सोल्यूशन। अब जर्नल क्लॉजेज एक्ट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेक्शन नंबर 10 है, जहां पे लिखा है कि किसी भी लॉ में अगर ही लिखा हो तो शी अज्यूम करा जाएगा। किसी भी लॉ में अगर ही लिखा हो तो शी इंक्लूड करा जाएगा, अनलेस अनरीजनेबल। मैं क्या बोल रहा हूं, अनलेस, अगर अनरीजनेबल हुआ तब मत इंक्लूड करना, नहीं तो जहां पे भी ही लिखा होगा वहां शी इंक्लूड करना। आप इनकम टैक्स पढ़ना, अभी आपको टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं, जीएसटी पढ़ा रहे हैं, जीएसटी पढ़ा रहे हैं। अगर जीएसटी में कहीं पे भी ही वर्ड आया, मेरी बात याद रखना, कहीं पे भी ही वर्ड आया तो टैक्स वाले सर से पूछने की जरूरत नहीं है, अज्यूम कर लेना कि ही लिखा होगा तो शी भी आएगा। ऐसा कौन बोलता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ये आपको रास्ता सिखाएगा। कहीं पे किसी लॉ में अटक जाओ, कंपनी में अटक जाओ, जीएसटी में अटक जाओ, इनकम टैक्स में अटक जाओ, किसी भी लॉ में अटक गए तो आपको हेल्प कौन सा लॉ करेगा बताओ, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इसका नाम ही जनरल है, मतलब ये कोई स्पेशल चीज के लिए बना ही नहीं है, ये दूसरे लॉज की हेल्प करने के लिए बना। बहुत प्यारा लॉ है। अगला नाम कौन सा है जरा पढ़ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब ये क्या है, अब एक बात बताओ, जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897 आज से 150 साल पहले बना, 150 साल 200 साल होने वाली है, सारी बातें उसमें नहीं लिखी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो जर्नल क्लॉजेज एक्ट में नहीं लिखी, लेकिन प्रॉब्लम्स आई तो उनके रूल्स अलग से लिख दिए। कहां लिख दिए बताओ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इसमें भी रूल्स लिखे हैं कि अगर लॉ पढ़ने में दिक्कत आए तो क्या करना है। अगर जर्नल क्लॉजेज एक्ट नहीं हेल्प कर रहा तो सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसको देना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को। अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक एग्जांपल बताता हूं। बच्चों, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, लॉ को अंडरस्टैंड करना। अब देखो, हिंदू मैरिज एक्ट कहती है, हिंदू मैरिज एक्ट, वेडिंग, हिंदू मैरिज मींस सतपति। सतपति मतलब अग्नि के सामने 7 फेरे, ये लिखा है। हिंदू मैरिज एक्ट सेज वेडिंग मींस, हिंदू मैरिज मींस सतपति, अग्नि के सामने 7 फेरे। अब मेरा डाउट, अग्नि के सामने 7 फेरे बोला ना, हवन कुंड लगा के पंडित को बिठा के मंत्र पढ़ के 7 फेरे लेना तो लॉ में कहीं नहीं लिखा। वहां तो लिखा अग्नि के सामने 7 फेरे। मैं मोमबत्ती जलाता हूं, तुम 2 चक्कर 7 चक्कर काट लो, होगी शादी। लॉ में वर्ड है अग्नि के सामने 7 फेरे, कहीं नहीं लिखा हिंदू लॉ में कि पंडित को बिठाओ, हवन कुंड लगाओ, रात का टाइम, सुबह सुबह का टाइम होना चाहिए, मां बाप साथ में बैठेंगे, कन्या दान करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा लॉ में। बस इतना लिखा है अग्नि के सामने 7 फेरे। अब यहां पे इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। मेरे को बच्चा कहता है सर तो अग्नि के सामने 7 फेरे का मतलब मैं तो सिगरेट जला दूंगा, सिगरेट के सामने 7 फेरे ले लेंगे। मैं कहो ए बकवास नहीं कर। कहता बकवास कैसे कर रहा हूं, आपने बोला अग्नि के सामने 7 फेरे, अग्नि कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ मोमबत्ती, अग्नि कैन बी सिगरेट।
मैंने कहा यार ये तो बात गड़बड़ हो गई। कह रहा है आप बताओ, लॉ मेकर ने तो यही लिखा है। अब मैं पहले कौन से लॉ की हेल्प लूंगा बताओ? जनरल क्लॉजेज एक्ट, उसमें कुछ बता ही नहीं रखा है इसके बारे में। फिर सेकंड नंबर पे मैंने किसकी हेल्प मांगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ, मैंने इंटरप्रिटेशन का मतलब अभी बोला था, क्या बोला था? अंडरस्टैंडिंग। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मतलब अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप लॉ समझोगे ना, जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना, इसमें बताया जाएगा लॉ समझने के 6 रूल्स है। लॉ को समझने के 6 रूल्स हैं, उसमें से एक रूल है रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। आई रिपीट माय वर्ड्स, रूल का नाम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज रीजनेबल इंटरप्रिटेशन? इससे पहले कि मैं जवाब दूं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के, आप दोगे, मैं आपको जवाब दूंगा। 2 रूल हैं, एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन और एक होता है रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। आई रिपीट, लिटरल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। फिर से बोलो, लिटरल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। दोनों में डिफरेंस, लिटरल का मतलब जो लिखा है वही मानना, जो लिखा है वही मानेंगे, फालतू नहीं सोचेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फाउंडेशन की क्लास, माइनर कांट बी अ पार्टनर इन दी फर्म। मैंने बोला लिटरली इसको मानो, जो लिखा है वही मानो, फालतू मत सोचना। अगर लॉ ने मना कर दिया कि बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है वही मानो। क्या बात क्लियर है? लेकिन दूसरी इंटरप्रिटेशन का नाम क्या है? रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। यह कहती है कि कई बार जो लिखा है वो अजीब लगेगा, तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है। जो लिखा होगा वो थोड़ा अजीब होगा, तो आपको थोड़ा सा रीजनेबली सोचना है। व्हाट इज रीजनेबली? लॉजिकली सोचना है। एग्जाम्पल, अग्नि के सामने 7 फेरे। अब अग्नि के सामने 7 फेरे पे पहला रूल कौन सा लगाऊंगा मैं? रीजनेबल लगाऊंगा या लिटरल लगाऊंगा? जल्दी बोलो। पहले लिटरल। लिटरल मतलब अग्नि के सामने 7 फेरे, तो मोमबत्ती जला के 7 फेरे करवा दो, क्या नाम है, माचिस जला के 7 फेरे करवा दो, सिगरेट जला के 7 फेरे करवा दो। लिटरल इंटरप्रिटेशन कहती है, बट रीजनेबल क्या बोलेगी? नहीं, अग्नि के सामने 7 फेरे मोमबत्ती जला के कराएंगे ना यार, ये रीजनेबल नहीं लग रहा। तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पता है क्या बोलेगी? देखो मार्केट में क्या होता है, समाज में क्या होता है। तो रीजनेबली स्पीकिंग, हिंदू मैरिज में पिछले कई सालों से, 100-200 सालों से हिंदू मैरिज का एक ट्रेडिशन है कि पंडित जी बैठेंगे, माँ बाप कन्यादान करेंगे और 7 फेरे हवन कुंड के अंदर, हवन कुंड के आसपास लिए जाएंगे। ये लॉजिकली हो रहा है। तो अब मैं बोलूंगा यहां पे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे? जहां भी लिखा हो अग्नि के सामने 7 फेरे, वहां लिटरली नहीं सोचना कि कैंडल जला के 7 फेरे करवा दो। वहां कैसे सोचना है? रीजनेबली सोचना है। तो अब यहां पे मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, मुझे इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। सर कंपनी लॉ पढ़ते समय हमें लिटरली सोचना है या रीजनेबली सोचना है? लिटरली मतलब जो लिखा है वही मानना है, या रीजनेबली सोचना है, लॉजिकली सोचना है? 90% जगह पे तो लिटरली सोचना है। लिटरली मतलब जो जैसा है वैसा ही मानना है। बट 10% जगहें ऐसी होंगी जहां मैं आपको अलाउ करूंगा कि बेटा लिटरली ना ठीक नहीं लग रहा, हमें लॉजिकली सोचना चाहिए। क्या मेरे बच्चे बात क्लियर है? ये सब बातें हम लोग कहां पढ़ेंगे बच्चों बताओ? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप मुझसे पूछोगे ना सिलेबस में, ये दोनों है। लेकिन मैं इसको पढ़ा, मेरा मन है इसको मैं आज पढ़ा दूं, मतलब मैं शुरू इसी से कर दूं क्लास को। बट नहीं, ये अंग्रेजों ने लिखे हैं और इंग्लिश ऐसी लिखी है ना, मतलब समझ रहे हैं मेरी भावनाएं? इतनी प्यारी इंग्लिश है ना कि उसको पढ़ने के लिए ना थोड़ा हिम्मत और जिगरा चाहिए। आपको बात समझ आ रहा है? मैं शुरुआत में डरा दूं, इतनी हार्ड लैंग्वेज पढ़ा के वो मुझे ठीक नहीं लगेगा। समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन लैंग्वेज बहुत हार्ड है, तो इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। फेमा की बात हो गई, अब किसकी बात रह गई बच्चों? जरा जल्दी से बताना। कंपनीज एक्ट और एलएलपी, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा, मैं आपके साथ सिलेबस को रैप अप करता हूं। जल्दी से बताओ, पहला कौन सा लॉ आ गया बताना? कंपनीज एक्ट। दूसरा एलएलपी। और इधर आइए, इधर कितने लॉ है जल्दी बोलिए, कौन कौन सा? सर इनकी वेटेज बताना। तीनों 30 नंबर के हैं, तो एक अकेला कितने का होगा? 10 नंबर की एवरेज होगा। यानी कोई भी लॉ पेपर में 8 से 10 नंबर से कम नहीं आएगा। कोई भी लॉ 10 नंबर का आना ही, 8, 9, 10 इतना आएगा। एग्जाम्पल दे दूं मैं इसका। अब जैसे इंटरप्रिटेशन है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में 4-4 नंबर के। जर्नल क्लॉजेस है, इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के। 4-4 नंबर मतलब कितना हो गया? 8। फिर एमसीक्यू में भी 2-3 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, तो वही 10-12 नंबर की एवरेज आ जाती है ऑन एन एवरेज। फेमा के भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा डाउट, अब आ जाओ एलएलपी पे। एलएलपी कितने नंबर का है? 10।
मतलब 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन तो एलएलबी के हर बार दिखते हैं। एमसीक्यू अलग हो सकता है, मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा। मतलब ये तो डिस्क्रिप्टिव पेपर का पैटर्न चल रहा है मेरा, ये तो इतना तो मिनिमम है। अब अगर आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे, सब बच्चे पेपर पैटर्न बोर्ड पे देखना। पेपर के 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 2 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हमें क्या अटेम्प्ट करनी होती है बताओ? केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज। अब सब्जेक्टिव में आ जाओ। सब्जेक्टिव कितने नंबर का है बेटा? 70। आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, कितने नंबर के बताना? 14 नंबर का एक क्वेश्चन। 14 नंबर का एक क्वेश्चन। हमें 6 में से कोई भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बताओ? 5। अगर हम 14 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये कितने नंबर हो गए बताओ? 70। आएंगे 6 क्वेश्चन, हमें अटेम्प्ट 5 करने, जिसमें पहला क्वेश्चन 1 सी मतलब कंपलसरी, जैसे फाउंडेशन में था क्वेश्चन 1 कंपलसरी था, ठीक है। क्वेश्चन 2 से 6 ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी कॉमन फास्ट 4 अटेम्प्ट करने। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन 14 नंबर का है, उसके 3 पार्ट होंगे, जैसे ए पार्ट 5 नंबर का, बी पार्ट 5 नंबर का और सी पार्ट 4 नंबर का। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट। यहां फाउंडेशन की तरह 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 6 नंबर का नहीं आएगा, यहां 5 नंबर का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। क्या बात कर? 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, 10 नंबर इसके हो गए और 4 नंबर का क्वेश्चन एक तीसरा होगा। कैन वी प्रोसीड? पेपर पैटर्न पे कोई सवाल किसी को? एमसीक्यू के बारे में मुझे आप बताएंगे, एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? एमसीक्यू के किसी भी पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा जी, चलो मुझे आप बताओगे आप लोग। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, मुझे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। क्या आपने वीडियो सुनी इस बार इंस्टा पे या कंपनीज एक्ट इस बार के पेपर को लेके, लॉ के कैसी अफवाहें उड़ी? आप मुझे अफवाह बता दो, मैं प्रूफ कर दूंगा। बड़ी अफवाह उड़ी इस बार का लॉ का जब पेपर हुआ, सारे यूट्यूब पर टीचर्स आ गए, द पेपर ऑफ दिस अटेम्प्ट वाज वेरी हार्ड। जो कल के टीचर बने हैं वो यूट्यूबर बने, कह रहे हैं पेपर वाज वेरी हार्ड। यार 2007 से तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, और मैं तो शुरू से सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं? सीए इंटर पढ़ा रहा हूं। मैंने इतने पेपर देख लिए। मैं तो यूट्यूबर जितने कह रहे हैं ना पेपर वाज वेरी हार्ड, मैं इस पे आज कमेंट नहीं दूंगा। मैं आज कुछ पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, मैं आज इसी अटेम्प्ट का पेपर बोर्ड पे खोल दूंगा। मैं तो इसी अटेम्प्ट का पेपर खोल दूंगा बोर्ड पे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, पूछूंगा दिखाना क्वेश्चन कितना हार्ड है। पढ़ के नहीं जा रहे पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है। हाँ, थोड़ा सा पेपर ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। अगर आप मुझसे पूछोगे पेपर कैसा था, तो पेपर वॉज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। रट्टा चाहिए, लेकिन रट्टा के साथ साथ वो 2-3 चीजें इकट्ठे पूछ रहा है। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, फाउंडेशन सबने पढ़ी है। अब वो एक क्वेश्चन डाल रहा है, उसमें माइनर भी, तुमने भी तो करे ऐसे क्वेश्चन, याद करो। वो क्वेश्चन नहीं करा अपन ने कोई केस स्टडी ऐसी, पार्टनर की एडमिशन भी उसी में चिपका दी, रिटायरमेंट भी उसी में चिपका दी और डेथ भी उसी क्वेश्चन में चिपका दी। तीनों कंसेप्ट इकट्ठे पूछ लिए 5 नंबर में। वही चीज इस बार हुई है, एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 कंसेप्ट पूछ लिए। बच्चे कह रहे हो पेपर बहुत टफ आ गया भाई, बहुत टफ आ गया। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप बताएंगे पेपर टफ है या नहीं है। अब आइए, आज में शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं, जल्दी बोलो? 470। कितने हैं भाई? इनको 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। दोबारा 470 चैप्टर्स को कितने 470 सेक्शंस को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया? 29। सर चैप्टर क्या होते हैं? ये देखो, चैप्टर कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेक्शन। जैसे ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक ए ब्लॉक में 20 मकान होंगे, बी ब्लॉक उसमें 30 मकान होंगे, या ब्लॉक को बोलो चैप्टर। एक चैप्टर में कुछ सेक्शंस होंगे। व्हाट इज चैप्टर? चैप्टर कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेक्शंस। क्लियर? हमें कितने, हमारी कंपनी में सेक्शंस कितने हैं? 470। कितने चैप्टर्स? 29। बट हमें इंटर में कितना पढ़ना है? हमें पहले 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 29 नहीं पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सारे 10 चैप्टर। यानी सेक्शन 1 से लेके कहां तक पढ़ना है, कोई बताएगा? 470 तक पढ़ना है या 148 तक पढ़ना है? 148 तक। बस कहां पढ़ना? 470 है अभी। और 148 को देख के डरना मत। किसी ने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में 233 सेक्शन पढ़े हैं तुमने। लास्ट सेक्शन एजेंसी का सेक्शन था, याद करो। 230 से ऊपर सेक्शन पढ़े हैं वहां पे। तो वहां तो 250 पढ़ के आए हो, यहां तो फिर भी 150 है, कोई ज्यादा नहीं है। क्या बात क्लियर है? अब सवाल, 1 से लेकर 10 चैप्टर्स कंटिन्यूटी में 10 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ने हैं। 10 के बाद कौन सा मेरे बच्चों?
नहीं 12 नहीं है, गलती होगी, टाइपिंग एरर हो गया। हाँ, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया 20 ना क्या है, हाँ मैंने कहा टाइपिंग एरर हो गया है ना, 22 एक एक्स वो रोमन की गलती हो गई। हाँ 22 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब पहले 10 चैप्टर पढ़ने, उसके बाद एक चैप्टर पढ़ना है 22, बीच के चैप्टर नहीं पढ़ने। इस चैप्टर का नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन कहां से कहां तक पढ़ने, 379 से 393 है। तो पहले 10 चैप्टर लगातार पढ़ने हैं, फिर एक चैप्टर और पढ़ने हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बचपन में पढ़ा था फॉरेन कंपनी, उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या बात क्लियर है? और बाकी बची हुई बातें कहां पढ़ेंगे, जब फाइनल में पहुंचेंगे। तो इंटर में अगर मुझसे कोई पहुंचेगा तो मैं क्या बोलूंगा, देखते हैं सर कितने चैप्टर्स हैं। बेटा टोटल तो 29 चैप्टर हैं, तुम्हें कितने पढ़ने हैं, 11 चैप्टर्स, लगातार 10 पढ़ने हैं और फिर एक चैप्टर और पढ़ना है। क्या बात क्लियर है? एक चैप्टर और पढ़ना है। ये लो जी, कंपनी का ये स्ट्रक्चर है। टाइम सबसे ज्यादा बैच में किस में लगेगा, कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में लगना भी चाहिए, क्योंकि यार इतना सारा वेटेज सबसे ज्यादा कंपनी की है। पेपर में अगर मैं बोलूँ आपको, ये देखो मैंने लिखा था कंपनी कितने नंबर का है, 60 से ज्यादा का ही होगा, 2-4 नंबर ऊपर, कम का नहीं होगा। 60% वेटेज कंपनी दे रहा है, तो मुझे भी क्लास की वेटेज 60 किसकी रखनी चाहिए, कंपनी को टाइम देना चाहिए सबसे ज्यादा। मैं रिजल्ट की वेट कर रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं उसी दिन कंपनी लॉ शुरू करूंगा। क्या बात क्लियर है? तो उससे पहले कोई एक छोटा लॉ पढ़ लेते हैं, छोटा लॉ। कॉर्पोरेट में कौन सा पढ़ लेते हैं बताओ, एलएलपी पढ़ लेते हैं। एलएलपी खत्म हो जाएगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तो कंपनी पढ़ लेंगे। तो इसी तरह हम लोग पूरा का पूरा अपना कौन सा लॉ खत्म कर देंगे, कॉर्पोरेट लॉ खत्म कर देंगे। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, कॉमन फास्ट अदर लॉस। क्या बात क्लियर है? एलएलबी तो सर फाउंडेशन में पढ़ा था, हाँ वही तो है। इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में एलएलबी पूछता था 5 नंबर में, यहां पूछ रहा है 10 नंबर में। सर ये तो बोनस हो गया, फाउंडेशन में पढ़ के तो वही है। आ जाओ एलएलपी की भी थोड़ी सी बात कर ले। एलएलपी का पूरा नाम कोई बच्चा फुल फॉर्म बोले, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। कितने सेक्शन है बेटा, 80। तुमने फाउंडेशन में मुश्किल से 15 या 16 पढ़े हैं, 15 या 16, मुझे याद नहीं लास्ट सेक्शन मैंने एलएलबी में कौन सा पढ़ा है, मैं यही 15-16 पढ़े हैं। हाँ मेरा डाउट 20 मान लो, चलो ज़्यादा जलील नहीं करता, 20 पढ़े होंगे, लेकिन है कितने, 80 सेक्शंस। इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं, 4 शेड्यूल से। सर शेड्यूल क्या होता है बेटा, लॉ को जब डायग्राम फॉर्म में लिखना हो, लॉ को ना टेबल फॉर्म में लिखना हो, टेबल फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में, तो लॉ को कहां लिख दिया जाता है, सेक्शन की जगह कहां लिख दिया जाता है, शेड्यूल। शेड्यूल्स में टेबल्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 में क्या है, कोई बच्चा बताएगा? कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 किस चीज का है, पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट्स कहां मिलते हैं आपको, सारे शेड्यूल्स में। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कोर्स में, एलएलपी के अंदर? हमारे कोर्स की बात मत करो, एलएलपी में कितने शेड्यूल्स पढ़ने हैं, 4। क्लियर है? सर 80 सेक्शन पढ़ाओगे? हाँ जी, हाँ ओके। बच्चे कह रहे सर 17 सेक्शन पढ़े थे, चलो ठीक है। एलएलपी में सर 80 सेक्शन पढ़ने हैं 80 सारे नहीं पढ़ने। सर बता दो अंदर से कितने पढ़ने हैं, शुरू के 40 सेक्शन पढ़ने हैं, 1 to 40, और फिर 10 एक सेक्शन पीछे के पढ़ने लास्ट के, तो 50 एक सेक्शन मान लो एलएलपी के पढ़ने हैं। लेकिन आसान मैं सच बोलूं, अगर मैं कहता हूं 80 में से 50 भी पढ़ने हैं, तो 50 में से सिर्फ 5 या 6 सेक्शन हैं जो लंबे लंबे हैं, सिर्फ 5 या 6। बाकी सारे सेक्शन 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, बस इतने छोटे छोटे से। बहुत आसान लॉ है, हम आराम से रिजल्ट तक इसको खत्म करेंगे और रिजल्ट के बाद कंपनी लॉ शुरू करेंगे। एलएलपी, एक मजे की बात देखो, एलएलपी 10 नंबर का पेपर में हर बार आ रहा है। 2 क्वेश्चन 4B एंड 5B। पेपर के 2 क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का नंबर भी आपके सामने बोल रहा हूं, 4B एंड 5B। ये देखो, मैं गया आईसीआई की साइड पे, मैंने क्वेश्चन पेपर पे क्लिक किया, इंटरमीडिएट, आजा बच्चे, कॉर्पोरेट लॉ आजा। ये देखो, ये पेपर खोल दिया मैंने आपके सामने, ये रहा। बच्चे डर ये भी गए ना, देखो केस स्टडीज के साइज कितने लंबे लंबे, जैसे 3A देखना, इतनी लंबी। बच्चे कह रहे हैं ये क्या है भाई, हाँ मेरा देखो, ये कौन सा पे क्वेश्चन खोला है मैंने, ये तो 3 है ना, ये लो। अब जैसे ये 4B क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 4B, ये पूरा क्वेश्चन किस पे है बच्चों बताओ, एलएलपी पे। हर बार यही होता है, क्वेश्चन 4B इज ऑलवेज ऑन
LLP और 5 में, अच्छा 4B कितने नंबर का है जरा देखना, ये देखो 5 नंबर दिख रहा है किसी को 5, तो मेरा डाउट 4B 5 नंबर का, और 5 में आओ, 5 में भी देखो 5 कहां गया, 5 का भी बी पार्ट, ये देखो 5 का भी मैंने कौन सा पार्ट बोला, बी पार्ट। ये भी किसका है बच्चों बताना, LLP का, अगेन कितने नंबर का, 5। ये हर बार आ रहा है, सिर्फ इस पेपर में नहीं आया। ये कौन सा पेपर खोला मैंने, आप बताओ, मैंने सितंबर 25 खोला, मैं एक साल पहले पे चला जाता हूं, मई 24 का खोल देता हूं, या सितंबर 24 का, ये देखो, ये अगर मैं पेपर खोलूं तो इसमें भी यही रूल है, पैटर्न सेम रखा है इन्होंने। 4B देखो, 4B क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 4B क्वेश्चन किस पे है, LLP पे 5 नंबर का, और 5B भी देख लो क्वेश्चन, 5B भी क्वेश्चन किसके ऊपर है बच्चों बताओ, LLP पे। तो पेपर का पैटर्न फिक्स है LLP को लेके, 4B एंड 5B आर LLP क्वेश्चन। तो चॉइस में इसको छोड़ने का तो सोचना भी मत, इतना लड्डू लॉ है। मतलब इस लॉ में तो हर बच्चा आराम से 8 या 9 नंबर ले लेगा, मेरा सवाल। चलो अब आ जाओ, शुरुआत करते हैं LLP के साथ। रेडी हैं सब लोग, किसी का कोई सवाल? ओके, मेरा सवाल, चलिए चलिए चलिए, हम मैंने पढ़ लिया बच्चे, हाँ ओके। अब सवाल बच्चों आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन, मैं शुरुआत कर रहा हूं LLP एक्ट 2008 के साथ। बच्चों पर्पस बिल्कुल सिंपल भाषा में सुनना, मैं अभी बुकिश लैंग्वेज पे जाऊंगा, अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे अपने शॉर्ट नोट्स के साथ, ये शॉर्ट नोट्स आपको घर के लिए भी दे दिए जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन बुक से ही पढ़ेंगे, बट बुक पे डायरेक्ट कभी मत पढ़ना, पहले शॉर्ट नोट से समझ लो फिर बुक पे चले जाना, ठीक है? मैं बुक से अभी पढ़ाता हूं, रुक जाओ। LLP बनाने का पर्पस क्या था, ये लॉ क्यों बनाया? स्टूपिड सी बात, पर्पस से, ये पर्पस सब बच्चे सुनना, LLP लॉ में क्या करेंगे? LLP लॉ बनाया गया किसके लिए? LLP के प्रोविजंस बनाने के लिए, LLP फॉर्म करना और LLP को रेगुलेट करने के लिए। ये लॉ 2 काम करेगा, LLP बनाने का भी काम करेगा और बनाने के बाद LLP को रेगुलेट करना। सारी LLP को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? LLP एक्ट। तो इस लॉ में 2 बातें होंगी, LLP की फॉर्मेशन की बातें और LLP की REG, व्हाट इज REG? रेगुलेशन की बातें। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। मुझे LLP रजिस्टर करवानी है, कौन से लॉ के हिसाब से करानी है? LLP एक्ट। मेरी LLP चल रही है, मुझे नाम बदलना है, मुझे इसके लिए कौन से लॉ को फॉलो करना पड़ेगा? LLP एक्ट को। मुझे LLP के अंदर नए पार्टनर्स एडमिट करने हैं, कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ेगा? LLP एक्ट। तो LLP बनाने के लिए भी और उसको रेगुलेट करने के लिए भी लॉ मेकर ने लॉ बनाया था, टू मेक प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ LLP एंड मैटर्स कनेक्टेड। व्हाट इज मैटर कनेक्टेड? LLP से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? LLP एक्ट। LLP एक्ट लगेगा। सर ये कब आया था? देखो, इसे पार्लियामेंट ने 12 दिसंबर 2008 को पास कर दिया था। जब मैं बोल रहा हूं पार्लियामेंट, सब बच्चे बचपन में पढ़ के आए होंगे, पार्लियामेंट स्टैंड्स फॉर लोकसभा एज वेल एज, दोनों से ये कब तक पास हो गया था, दोनों हाउसेस से? 12 दिसंबर 2008 को, ठीक है? लेकिन राष्ट्रपति ने इसको अप्रूवल 7 जनवरी को दिया 2009। उसके 7 जनवरी को राष्ट्रपति ने अप्रूव किया और गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, लोगों को बता दिया, लोगों एक लॉ बन गया LLP। लोगों को नोटिफाई कब कर दिया गया था? बता दिया गया था 9 जनवरी को। लेकिन अप्लाई कब हुआ इंडिया में? मेरे बच्चों, ज्यादातर सेक्शन कब अप्लाई हुए थे LLP के? 31 मार्च 2009 को। 4 डेट से लर्न करनी है पेपर के लिए? नहीं, मेरा डाउट नहीं, मॉड्यूल में दे रखी है, करना चाहो तो कर लो। MCQ मेरे को लगता नहीं आएगा, लेकिन बुरा वक्त कह के नहीं आता है ना बच्चों। आपको ये देखो, मॉड्यूल में ये 3 डेट्स दे रखी हैं, आप लर्न करना चाहो तो कर लो। एक बार बताना, पार्लियामेंट ने कब पास किया? 12 दिसंबर को। राष्ट्रपति ने अप्रूव कब किया? 7 जनवरी को। नोटिफाई मतलब पब्लिक को कब बताया गया? 9 जनवरी को। और इंडिया में अप्लाई कब से किया गया? 31 मार्च से। क्या बात क्लियर है? ये 4 डेट समझ आ गई। लास्ट बच्चों, 13 अगस्त 2021 को ये लॉ रिसेंटली अमेंड हुआ है। मतलब ये लॉ लास्ट टाइम कब अमेंड हुआ है? 13 अगस्त 2021 को। 21 में इसमें एक लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर आप मुझसे पूछोगे कब आई थी सर, तो वो 13 अगस्त 2021 में आई थी, यानी 4 साल पहले आई थी, ठीक है? अब जरा देखो, इस लॉ में मैंने ऊपर बोला था आपको, इस लॉ में 4 शेड्यूल्स है। आई रिपीट, कितने शेड्यूल्स? 4। यहां ध्यान से देखना, शेड्यूल कितने शेड्यूल्स? 1 2 3 4। बेटा बोर्ड पे देखना, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, तुम्हें आदत होनी चाहिए। हाँ,
ओके साहब, पहला राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मतलब सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओ, एलएलपी में लोगों को क्या बोला जाएगा जो एलएलपी बनाएंगे? मेंबर्स बोला जाएगा या पार्टनर्स बोला जाएगा? पार्टनर्स। पार्टनर्स के पास क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगी वो खुद डिसाइड करेंगे या लॉ बताएगा? पार्टनर्स अपने राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिसाइड करे। अगर वो खुद डिसाइड करना चाहते हैं तो खुद करे। याद है पार्टनरशिप में हम वर्ड बोलते थे पार्टनरशिप डीड, क्या बोलते थे? एलएलपी में उसी को बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? तो पार्टनर्स अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज कहां डिसाइड करते हैं, कहां लिखते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट में। दोबारा बोल रहा हूं, पार्टनर अपनी राइट्स, किस पार्टनर को कितनी सैलरी चाहिए, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट चाहिए, ये सारी बातें वो कहां लिखेंगे? एलएलपी एग्रीमेंट में। बट अगर किसी ने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फिर राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से फॉलो करनी पड़ेंगी? शेड्यूल 1 से। आई रिपीट, हर पार्टनर कहते हैं मुझे 1 लाख रुपया सैलरी चाहिए, ठीक है, अपने एग्रीमेंट में लिख लो 1 लाख रुपया सैलरी ले लो। बट अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फिर जितना सैलरी और प्रॉफिट का रूल कहां लिखा है शेड्यूल, तुम्हें उतनी ही मिलेगी भाई। मान लो शेड्यूल 1 में लिखा है हाइपोथेटिकल शेड्यूल 1 में लिखा है हर पार्टनर को 10,000 सैलरी मिले, तो भैया 10,000 मिलेगी फिर शेड्यूल 1 के हिसाब से। अगर अपनी राइट्स खुद डिसाइड करनी है तो अपने एग्रीमेंट में लिख लो, और अगर अपने एग्रीमेंट में नहीं लिखोगे तो फिर शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सर कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ। क्या प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ। क्या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ भाई हाँ। इसके लिए आगे के 3 शेड्यूल। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट होना है एलएलपी में तो शेड्यूल कौन सा फॉलो करे? शेड्यूल 2 तरीका बताएगा कि फर्म को क्या क्या करना पड़ेगा एलएलपी में कन्वर्ट होने के लिए। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में आना है तो शेड्यूल कौन सा? 3। किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आना है, जल्दी पीछे माइक दीजिएगा जरा। कौन है? सौरभ। ओके सौरभ इधर आओ, माइक दो इस बच्ची को, ये जो लास्ट में बैठी है। हाँ हेलो बेटा। हेलो सर। बेटा व्हाट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो होती है जो कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर नहीं करती। वेरी गुड। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट, ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी किस में कन्वर्ट हो सकती है बताओ? एलएलपी में। शेड्यूल कौन सा फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए बताना? 4। एक बार फिर से 3 शेड्यूल रिपीट करना, 2, 3, 4। पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट होना है, शेड्यूल 2। प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है, शेड्यूल 3। और पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट होना है, शेड्यूल 4। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकता है, वो शेड्यूल नंबर में आपके साथ पजल कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? फिर से मुझे ना एक प्राइवेट कंपनी, पीछे बात मत करना, मुझे एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है मुझे शेड्यूल 3 पढ़ना पड़ेगा। मुझे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करना है, शेड्यूल 4। सर मेरी ना लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, हाँ मैं एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता हूं ना। लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे लॉ सॉफ्ट होता है या बहुत स्ट्रिक्ट होता है? जल्दी याद करो, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सिंपल तरीका बताओ, कन्वर्ट होना है तो पहले अपने आप को क्या करे? डीलिस्ट कर ले, अनलिस्ट कर ले, फिर कन्वर्ट हो जाए। क्या बात क्लियर है मेरे बच्चों? लास्ट बात करके हम बात खत्म करेंगे इसकी। जल्दी से बताना मुझे, एलएलपी लॉ में कौन एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है? एलएलपी को रजिस्टर करवाने किसके पास जाना पड़ेगा? आरओ। ये वर्ड पहले कहां पढ़ा है जल्दी बताओ? कंपनी लॉ में। आरओसी की फुल फॉर्म बोलो, रजिस्ट्रार ऑफ। सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी तो कंपनी को रजिस्टर करते हैं ना, वही बंदा कंपनी को भी रजिस्टर करेगा और एलएलपी को भी रजिस्टर करेगा। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन आरओसी के पास है। लेकिन जैसे कंपनी लॉ में रूल सीजी बनाती थी, तो यहां पे भी रूल्स कौन बनाएगी मेरे बच्चों? सीजी। सर रूल कब बनाए जाएंगे? जब किसी सेक्शन में कोई बात क्लियर नहीं होगी ना, तो उसे क्लियर करने के लिए रूल कौन बनाएगी? सीजी बनाएगी। तो इसमें भी 2 लोगों का नाम याद कर लो। हमें एलएलपी रजिस्टर करनी है, सारी फॉर्मेलिटीज के लिए हमें किसके यहां जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। हम सीजी के पास नहीं जा रहे, हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। हां अगर एलएलपी में कोई बात क्लियर नहीं है, कोई बात क्लैरिफाई करनी है, तो उसके लिए कौन बैठा है बताओ? सीजी बैठी है, सीजी रूल्स बनाएगी। डिट्टो किसकी तरह? जल्दी बोलो, कंपनी की तरह। एक बार मेरे साथ जल्दी से सम अप करो। मैंने आपको डेट्स बता दी, यस और नो। मैंने आपको शेड्यूल बता दिए और एडमिनिस्ट्रेशन बता दी। ये आपकी किताब का पहला टॉपिक है। सब बच्चे जरा एक बार अपने नोट्स खोलेंगे, एक बार अपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट। अच्छा ये तो एक खुल गया, हाँ 1 मिनट। यस,
लो बच्चे, मैंने आपके साथ पहला टॉपिक फिनिश कर दिया। कौन सा मेरे बच्चों जरा बताना? एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पेज हमारा फिनिश हो गया बुक में से। आप अपना हाइलाइटर उठा लीजिए फटाफट। बताइए, दिस एक्ट हैज बीन इनैक्टेड। व्हाट इज इनैक्टेड? एनैक्टेड का मतलब इस एक्ट को बनाया गया, फॉर्म किया गया। इस एक्ट को क्या किया गया है बच्चों? ताकि प्रोविजन बना सके रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी। अब ये दो वर्ड्स मुझे बताओ, क्या मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ये दो वर्ड समझाए थे? फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन। एलएलपी फॉर्म करना है कौन सा लॉ? जल्दी बोलो, एलएलपी फॉर्म करना है कौन सा लॉ? मुझे फॉर्म करना है तो भी एलएलपी लॉ। मुझे एलएलपी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो कौन से लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा? एलएलपी। फॉर्मेशन, रेगुलेशन एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। मतलब एलएलपी से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी इसी लॉ में लिखी होंगी। सर इसका मतलब बताओ क्या होता है? इंसिडेंटल देयर टू, नेसेसरी। एलएलपी से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी बातें होंगी वो इसी लॉ में लिखी होंगी। इंसिडेंटल मतलब, अब मैं आपके साथ हेल्प मांग रहा हूं आपकी, मुझे जल्दी से हेल्प करना। मुझे एलएलपी फॉर्मेशन की बातें, एलएलपी की रेगुलेशन की बातें और सारी मैटर्स और इंसिडेंटल मैटर सबके लिए एक ही लॉ बना है। कौन सा लॉ? एलएलपी। एलएलपी लॉ में एलएलपी से रिलेटेड ए टू जेड सब कुछ है। क्या बात क्लियर है? सारे मैटर्स मिलेंगे आपको। किसी को फर्स्ट पॉइंट में डाउट है? डेट ऑफ नोटिफिकेशन बताओ। बताओ, मिनिस्ट्री का नाम याद करना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। बताओ ये कहां पढ़ा था फाउंडेशन में ये वर्ड? जल्दी। इंडियन रेगुलेटरी में याद है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पढ़ी थी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2009 को नोटिफाई कर दिया था एलएलपी। कौन से दिन बेटा? 9 जनवरी को नोटिफाई कर दिया था। लेकिन पार्लियामेंट ने पास कब किया था किसी को याद है? 12 दिसंबर 2008। अच्छा मुझे बताओ कि राष्ट्रपति जी ने कब अप्रूव किया था? 7 जनवरी 2009। अच्छा, किताब में वो डेट नहीं बता रखी कि एलएलपी कब से लगेगा, वो तो मैंने आपको बताइए कब से लगाए। 31 मार्च 2009। चलो स्ट्रक्चर पे आओ। बताओ एलएलपी एक्ट में कितने सेक्शन है? जल्दी बोलो। लास्ट सेक्शन मैंने तो सर 80 बोला था, हॉ गलत हो गया। ब्रैकेट तो पढ़ो, ब्रैकेट में क्या लिखा है? 81 सेक्शन क्या हो चुका है बताओ? ऑमिट हो गया। तो बताना है 81 में से एक सेक्शन ऑमिट हो गया तो कितने बचे? 80 तो बचे। क्या बात क्लियर है? और कितने शेड्यूल्स हैं? हाँ जी सर, ये क्या डेट है? 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 22 को ना वो एक सेक्शन जो था ना 81 वो डिलीट किया गया था। क्या बात क्लियर है? बताओ पहला शेड्यूल किसके बारे में है? बिना पढ़े बताओ, पहला शेड्यूल किसके बारे में है? राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर खुद डिसाइड करेंगे या शेड्यूल 1 वाली चलेंगी? पहले खुद डिसाइड करें। अगर खुद डिसाइड नहीं करते, वही बात, इनकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हैं। क्या बात क्लियर है? इनकी क्या लिखी है? कॉमन फास्ट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। आगे पढ़ो। वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग देम। इसका मतलब बताओ कि क्या आया? जब उनके बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा। अच्छा, इनके राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे और एलएलपी और उसके पार्टनर से रिलेटेड बातें लिखी हैं। एलएलपी और उसके पार्टनर की आपस में क्या ड्यूटीज होती है ये भी शेड्यूल 1 में लिखी हुई है, लेकिन ये तभी लगेंगी जब आपका एग्रीमेंट साइलेंट होगा। सेकंड शेड्यूल किसके लिए था? जल्दी बोलो। थर्ड शेड्यूल किसके लिए था? जल्दी बोलो। चौथा शेड्यूल किसके लिए था भाई लोग? आप देखना, मैं सारी मेहनत आपको शॉर्ट नोट्स में ही कराऊंगा। यहां पे तो सिर्फ मैंने रीड करना है, हाइलाइटर लगाने हैं। क्या बात क्लियर है? लो जी लो। एडमिनिस्ट्रेशन बिना पढ़े बताओगे किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सर ये वर्ड मैं लिखना भूल गया, आई एम सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सीजी की ही मिनिस्ट्री है। किसकी मिनिस्ट्री है? सीजी की। मैंने किताब में शॉर्ट नोट्स में सीजी वर्ड लिखा था, बट सीजी के बिहाफ पे कौन काम करती है बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ। और रजिस्ट्रार, ये दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं एलएलपी का। ये दोनों ही एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। दो लोग हैं, कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार। सर इन दोनों के का काम है एलएलपी की एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। दोनों के काम में फर्क बताओ। एलएलपी से डील कौन करेगा? रजिस्ट्रार। और एलएलपी के लिए रूल कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पढ़िए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी लिखा हो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या मानना है आप लोगों ने? मिनिस्ट्री ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां रूल्स बनाएगी एलएलपी से रिलेटेड। सिर्फ बनाएगी या उन्हें समय समय पे बदल भी सकती है? रूल्स बनाएगी और समय समय पे बदलेगी। कैसे बदलेगी? नोटिफाई करेगी। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज नोटिफाई? लोगों को इन्फॉर्म करेगी। कैसे इन्फॉर्म करेगी? व्हाट्सएप करके या ऑफिशियल गazette में? व्हाट इज ऑफिशियल गazette? सरकार का अपना न्यूज़पेपर।
ये लाइन दोबारा समझाना मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी या रूल बना के समय समय पे बदल भी सकती है रूल्स को? समय समय पे बदलेगी। कैसे बदलेगी? अंदर ही अंदर बदल लेगी या पब्लिक को बताया करेगी? पब्लिक को बताएगी। कैसे बताएगी? कहां नोटिफाई करेगी? ऑफिशियल गazette में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीसेंट अमेंडमेंट कब आई थी मेरे बच्चों? अभी मैंने बताया था, आपको याद है? हाँ जी, 2021 में। हाँ बताओ, एलएलपी एक्ट में अमेंडमेंट आई थी 13 अगस्त 2021 को। लो जी, आपका पहला पेज फिनिश हो गया। सर आपकी बुक मॉड्यूल पे बेस्ड है, आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लो मॉड्यूल, वर्ड टू वर्ड सेम है, बस शक्ल सूरत थोड़ी मैंने बदली है किताब की, लेकिन वर्ड टू वर्ड मॉड्यूल है। मैं मॉड्यूल ही यूज़ करूँगा क्योंकि मॉड्यूल के बाहर से पेपर में कुछ आने की प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी लो है। पहला पेज कंप्लीट है। आपको अगर क्लियर है तो मेरे बच्चे माइक लेना जरा, इससे आगे वाली बच्ची को दे दो, इसको दे दिया था। हेलो बेटा। हेलो सर। हेलो, मैंने बोला हेलो बेटा, हेलो सर, कोई टेंशन? ठीक हो? ओके चलो बेटा, एक बार जरा हमारे लिए सम अप कर दो। आपको क्लियर है चीजें? मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं। मुझे पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कराना है, कौन सा शेड्यूल? मैं पार्टनरशिप फर्म हूं। सेकंड। शेड्यूल सेकंड, वेरी गुड। बच्चे, रीसेंट अमेंडमेंट कौन से ईयर में आई? डेट नहीं चाहिए। 2021। 21 में, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अच्छा, एलएलपी में सेक्शंस हैं कितने? 80 सेक्शन है, बिल्कुल ठीक बातें कर रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, एलएलपी रजिस्टर करानी है कौन सा ऑफिसर करेगा? ऑफिसर आरओसी। आरओसी, बिल्कुल ठीक बोला, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी करेगा। यहां तक किसी को सवाल है क्लास? एक चीज और दिखा के फिर मैं आगे बात शुरू करता हूं। ये कर दिया मैंने बंद, चलो साइड हो भाई, बैक जाओ। ये खोला मैंने आपके सामने आईसीआई का स्टडी मटेरियल, इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम। आप टेम्प्ट आप सब लोग जनवरी 26 दे रहे हैं कि मई 26 दे रहे हैं? सितंबर 26। तो आप पे सेकंड वाला एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर मई 26 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैंने कॉर्पोरेट लॉ खोल लिया। 3 मॉड्यूल दिख रहे होंगे आपको, डरना मत आप इनसे। ठीक है, मेरा सवाल, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? एलएलपी। एलएलपी आपको इसी में मिलेगा, चैप्टर 12। मेरे बच्चे देखो, जो मैंने पढ़ा आप अपने मॉड्यूल में ये देख लो। सिर्फ 1 मिनट ऑब्जर्व करो प्लीज। हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट ऑब्जर्व कर लो। मॉड्यूल आपके सामने मैंने खोल दिया, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। यस, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये देखो। ये वाला पॉइंट मैंने अभी कवर नहीं किया, ये सेक्शन 3 है। अभी मैंने 3 नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है? इन्होंने लिखा नहीं, बट ये सेक्शन 3 है जो मैंने हाईलाइट किया। आप बॉक्स भी पढ़ सकते हो, नोट में इन्होंने अमेंडमेंट की बात करी है कि 2021 में अमेंडमेंट हुई। यहां तक मैंने मॉड्यूल से आपको वर्ड टू वर्ड यही पढ़ाया है, मैंने कुछ भी छेड़छानी नहीं करी। क्या बात क्लियर? आप अगर बस ये लाइन मैंने नहीं बोली थी, एलएलपी लॉ पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये बात मैंने समरी में नहीं बोली कि एलएलपी लॉ पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। क्या बात क्लियर है? हमने मॉड्यूल से भी मैच कर लिया। अब अगर आप मेरे नोट्स को देखो, मेरे नोट्स में बस फर्क कितना है, मैंने ना ये हेडिंग्स डाल दी। मॉड्यूल में ये हेडिंग्स नहीं दे रखी, मैंने ये साथ में क्या डाल दी है? हेडिंग्स भी डाल दी। क्या बात क्लियर है? कर दें शुरू अब आगे की कहानी। अब हम टॉपिक नंबर 2 उठा रहे हैं। कौन सा आ गया भाई? नीड टू फॉर्म अ एलएलपी। अरे जोर से बोलो, बोल साचे दरबार की। आप शांत शांत से लग रहे हो, है ना? फाउंडेशन में तो आप ऐसे नहीं थे। हाँ, मेरा डाउट, आज थोड़ा सा शांत हैं आप। नीड टू न्यू फॉर्म एलएलपी। हाँ जी, मुझे जवाब चाहिए, मुझे एलएलपी फॉर्म करनी है। ऐसा क्या पंगा आ गया इंडिया में कि लॉ मेकर को एलएलपी लॉ लाना पड़ा? इससे पहले मैं आपके साथ शुरुआत इस बात से कर रहा हूं, 2008 में ऐसा क्या हो गया कि लॉ मेकर को लगा एलएलपी को भी लाना चाहिए? 2008 से पहले तो एलएलपी था ही नहीं। देखो ध्यान से सुनना, नीड में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे।
पहले समझा देता हूं फिर रीड करेंगे बुक में से। पहला वर्ड एलएलपी लॉ क्यों आया, पहला कीवर्ड सर कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। व्हाट इज कंटेम्पररी ग्रोथ? पैरेलल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। आई रिपीट, व्हाट इज कंटेम्पररी? पैरेलल ग्रोथ। एक बात बताओ, एलएलपी एक्ट क्यों आया? फॉर द कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हिंदी में बोलता हूं। अच्छा, एलएलपी आने से ही इकोनॉमी ग्रो हो रही थी या इकोनॉमी की ग्रोथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है इकोनॉमी में, तभी तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है। एलएलपी तो उनके साथ पैरेलली चल रहा है। एलएलपी लाए ताकि बाकी चीजों से भी इंडिया ग्रो हो रहा है, एलएलपी के आने से भी इंडिया में क्या आएगी बच्चों? इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। ग्रोथ कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं। बच्चों आप मुझे बताओ, अभी तक इंडिया में 2008 से पहले आपके पास बिजनेस करने के लिए या तो एक ऑप्शन था पार्टनरशिप फर्म बना लो, या एक ऑप्शन था कंपनी बना लो, या तीसरा ऑप्शन क्या था? आप अपना क्या बना लो? सोल प्रोप्राइटर। ये 3 ऑप्शन थे। लोग बिजनेस करते हैं तो बताओ गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, यस और नो? लोग बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं तो इकोनॉमी क्या होती है मेरे बच्चों? ग्रो होती है ना। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं चौथे नंबर पे लिख दूं एलएलपी, अब एलएलपी भी बिजनेस करेगी तो वो भी गवर्नमेंट को क्या पे करेगी? टैक्सेस। तो क्या उसकी वजह से इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो होगी? क्या मेरी बात क्लियर? एलएलपी को लाया गया ताकि बिजनेस करने का एक और तरीका लोगों को दे दिया गया। लोगों, अब बिजनेस करने के तुम्हारे पास 3 तरीके पहले थे, फर्म बना लो, कंपनी बना लो, सोल प्रोप्राइटर बना लो। अब तुम्हारे पास 3 नहीं, कितने तरीके हैं? 4 तरीके। तुम एलएलपी बना लो। सर एलएलपी होता क्या है? अब यहां पे बात इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एलएलपी? फुल फॉर्म सबको समझ आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो बच्चे, एक होता है फर्म्स और एक होती है कंपनी। कोई बच्चे यहां पे ऐसा बैठा जिसने फाउंडेशन नहीं पढ़ी, डायरेक्ट एंट्री से आया? ओके, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, बस 2 बच्चे हैं, कोई बात नहीं। बेटा फर्म की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म। फर्म की फुल फॉर्म क्या है मेरे बच्चों? पार्टनरशिप फर्म। और कंपनी तो आपको वर्ड समझ आता है बच्चे, दोनों में डिफरेंस समझना। पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? मान लो 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों ने मिलकर क्या खोल ली? एक पार्टनरशिप फर्म खोल लिया। 3 दोस्तों ने मिलकर क्या खोल लिया? पार्टनरशिप फर्म खोल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में? बेटा मुझे सोच के बताओ, पार्टनरशिप फर्म में इन तीनों को क्या बोला जाएगा बेटा? पार्टनर्स बोला जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनलिमिटेड लायबिलिटी। बेटा व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? मेरा डाउट, जिन्होंने हाथ खड़े करे थे उधर एक बार, जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनको माइक देना। हाँ जी, उधर से। डरना मत यार, तुम डरना मत। हाँ, माइक दिया। किसने हाथ खड़ा किया था डायरेक्ट एंट्री से? कौन था? हाँ बच्चे, आपने बीकॉम करा है? बीकॉम बीकॉम में पढ़ा है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? चलो बताओ सर। जिन पार्टनर्स के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब उन पार्टनर्स को मतलब पे करनी होती है, जब अगर सारे पार्टनर्स को इक्वली पे करनी होती है जैसे डिसाइडेड हो। आपको मैं अगर ऐसे बोलूं, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका टोटल एसेट 10 करोड़ के हैं और टोटल लायबिलिटी 15 करोड़ की है। कितनी लायबिलिटी कम पड़ गई बेटा बताना? डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 करोड़, है ना। ये 5 करोड़ कौन लाएगा अपने घर से? अकाउंट्स भी पढ़ा है सब लोगों ने। ये 5 करोड़, 3 पार्टनर हैं ABC के, तीनों अपने घर से लाएंगे। अगर ये 5 की जगह 50 करोड़ होगी तो भी क्या तीनों अपने घर से लाएंगे? यस और नो? इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। भाई जितना पैसा पार्टनरशिप फर्म नहीं दे पाएगा वो कौन लाके देंगे अपने घर से? पार्टनर्स। ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा हम लोगों ने। क्या बात क्लियर है? बट कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। मान लो 3 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई, सेम एग्जांपल, 10 करोड़ के एसेट्स हैं, 15 करोड़ की लायबिलिटी है। नेट बताना मेरे बच्चों कितने की डेफिशिएंसी? 5 करोड़ की। ABC तीनों हैं, ये तीनों अपने घर से लाके नहीं देंगे पैसा। इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं कंपनी में, 12वीं क्लास में पढ़े हैं शेयर्स। बताओ, इन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं फुल्ली पेड अप। व्हाट इज फुल्ली पेड अप? पूरे पैसे दे रखे हैं, तो इनको अपने घर से कुछ भी नहीं लाना। तो किस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा तू बता? सर कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन एलएलपी में अपने पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बच्चे क्लियर है? यहां तक तो कोई सवाल नहीं है। माइक चेंज। माइक इस बच्ची को देना जिसने दूसरा हाथ खड़ा किया था, जो कॉलेज की रेगुलर डायरेक्ट एंट्री से आए हैं। बच्ची आपको माइक देना, जरा इनको हाथ खड़ा कर लो बेटा। हाँ, मेरा सवाल, बच्चे आप डरो तो बिल्कुल भी मत, ठीक है। हम पंजाबी लोग डराने वाले नहीं होते, है ना। आप जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं इनसे पूछना मैं डराने वाला टीचर हूं? अच्छा, कोई कह रहा है यस सर? कोई एक बार कह दे यस, मैंने किसी को डराया हो।
हाँ, मेरा सवाल। बच्चे अब तुम मुझे एक बात बताएगी, पहले तो डर तो नहीं दी ना। बच्चे अब 3 दोस्तों ने मिलकर LLP खोली है, LLP नहीं सॉरी पार्टनरशिप फर्म खोला है ना। बच्चे क्या ये अपने राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिसाइड करेंगे? बच्चे पढ़ा है बचपन में कहीं पे, बीकॉम करी है, तो पार्टनर्स अपने राइट्स एंड ड्यूटीज म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, यस और नो? क्या लॉ से पूछते हैं या खुद डिसाइड करते हैं? खुद डिसाइड करते हैं। किसको कितना कैपिटल लाना है ये आपस में डिसाइड करेंगे। किसको कब ज्वाइन करना है, कब रिटायर होना है, ये आपस में सब कुछ खुद डिसाइड करेंगे। बट कंपनी में आ जाओ, अब कंपनी में देखो, कंपनी में जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती है ना, वो लॉ बताता है। मेंबर्स को जो राइट्स एंड ड्यूटीज मिलेंगी वो डिसाइड करेंगे या लॉ बताएगा? लॉ बताएगा। अच्छा, नेक्स्ट, किसको कितना पैसा लाना है, कैसे लाना है, कब आएगा, कब छोड़ के जाएगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? कंपनी लॉ में लॉ डिसाइड करता है, शेयर होल्डर डिसाइड नहीं करते। तो इसका मतलब इंटरनली अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, आप मुझे बताओ, इंटरनली स्पीकिंग फर्म में हम सब कुछ खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, हमारा जो मन करेगा हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, क्या वो हम खुद डिसाइड कर रही है, लॉ बता रहे हैं? लॉ बेस्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो लॉ बोलेगा हमें वही करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ, इस हिसाब से तुम्हारी क्या राय है, क्या बनाने में फायदा है, फर्म या कंपनी? फर्म। लेकिन लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या बनाने में फायदा है? कंपनी। अब यही तो गड़बड़ हो गई। कुछ चीजें फर्म की अच्छी हैं और कुछ चीजें कंपनी की अच्छी हैं। से यस और नो? तो लॉ मेकर ने कहा अच्छी चीजें दोनों की उठा लो और बना लो LLP। LLP में दोनों के अच्छे फीचर्स, चलो ऊपर से उठाओ। LLP में कंपनी का अच्छा फीचर, लायबिलिटी वाइज कंपनी अच्छी थी या LLP पार्टनरशिप फर्म अच्छा था? पार्टनरशिप। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहाँ कंपनी। तो यहाँ पे LLP में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी बेटा बताओ? लिमिटेड। अब आप मुझे बताओगे ये इंटरनल स्ट्रक्चर किसका ज्यादा फ्लेक्सिबल था, पार्टनरशिप फर्म का या कंपनी का? फर्म का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर किसका उठा लो मेरे बच्चों, बोलो? फर्म का उठा लो। तो LLP हाइब्रिड व्हीकल है, इट इज अ हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर। कुछ फीचर इसमें कंपनी के हैं और कुछ फीचर इसमें किसके हैं बता बच्चे? फर्म के। ठीक है, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? बाकियों से मैं इनको इज्जत क्यों दे रहा हूं समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये बच्चे थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ा है, ये वो नहीं है कि ऐसे ही आगे बस भाई बीकॉम करके आए हैं, ऑनर्स के पास कुछ तो इन लोगों ने करा है कि नहीं है? आपसे तो सीनियर है, बाकी लोगों से तो ये है कि नहीं? चलो अभी लेट्स कम बैक टू द टॉपिक LLP। अब आप सब बच्चे मुझे बताएंगे नीड। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉब्लम क्या थी, वहां लायबिलिटी क्या थी, जल्दी बोलो? अनलिमिटेड। और कंपनी की प्रॉब्लम क्या थी? स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो करना है किससे पूछ के करना है? लॉ से पूछ के। तो बताओ इन दोनों के अच्छे फीचर उठाई और क्या बना दिया? LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होगी बताओ? लिमिटेड। और LLP को चलाने के लिए लॉ के हिसाब से चलेंगे या आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज खुद डिसाइड कर सकते हैं? खुद डिसाइड कर सकते हैं। नीड में सब बच्चे मेरे साथ पढ़ो सेकंड पॉइंट। LLP फर्म और कंपनी का क्या है मेरे बच्चों? कॉम्बिनेशन। क्या बात क्लियर है? फर्म की प्रॉब्लम क्या होती है बताओ? अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बात क्लियर है? मुझे बताओ कंपनी की प्रॉब्लम क्या है? स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्टैट्यूट? लॉ बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। लॉ जैसे बोलेगा वैसे गवर्नेंस चलाएंगे। गवर्नेंस मतलब वैसे कंपनी को चलाएंगे। स्टेट देखो लर्न करना है ये वर्ड, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर मतलब जैसे लॉ बोलेगा वैसे चलाना है मुझे। ये प्रॉब्लम है कंपनी की मेरे बच्चों। पार्टनरशिप फर्म की प्रॉब्लम फिर से बोलो, लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? जल्दी। हाँ, दूसरा पॉइंट बताना, कंपनी का नेगेटिव बताना। कंपनी में स्टैट्यूट बेस्ड। क्या बात क्लियर? अब आप मुझे बताओ LLP बनाया गया, मैं आपसे जो सवाल पूछता हूं मुझे उसका जवाब देना। LLP बनाया गया, क्यों बनाया गया? LLP में लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया या लिमिटेड कर दिया? जल्दी बोलो। LLP में लायबिलिटी को क्या कर दिया? जल्दी बोलो। लिमिटेड कर दिया। और क्या LLP में स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा या ये खत्म हो जाएगा? LLP में कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, जैसे चलानी है वैसे चलाओ, कोई लॉ से पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरे को एक बात का और जवाब देना, LLP बना किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग LLP बनाएंगे या दुकानदार लोग, बिल्डर लोग, वो लोग LLP बना सकते हैं?
कोई भी बना सकता है, प्रोफेशनल्स के लिए भी है और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है। ऐसे मत बोलो कि प्रोफेशनल्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। बेटा 5-6 दोस्त यार इकट्ठे हुए, उन्होंने होटल खोलना है, होटल को एलएलपी रजिस्टर करवा लिया। पहले मतलब 7-5 दोस्तों ने एलएलपी बनाई, फिर एक होटल खरीद लिया। जरूरी नहीं है कि एलएलपी प्रोफेशनल्स बनाते हैं। 5-6 सीए हैं, सारे सीईओ ने खड़े होकर एक फर्म बना लिया, एलएलपी बना ली और लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर्स ने अपनी एलएलपी बना ली, वकीलों ने अपनी एलएलपी बना ली। ये तो हो गए प्रोफेशनल्स के 3 एग्जाम्पल। एंटरप्रेन्योर्स के 3-4 बिल्डर इकट्ठे हुए, चारों ने इकट्ठे होकर इकट्ठा काम करेंगे, चारों ने अपनी एलएलपी बना ली। क्या बात, कोई भी बना सकता है, प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। और जल्दी बताओ बेटा कौन बना सकते हैं? एंटरप्रेन्योर। ओके, एक बार मेरे साथ चारों पॉइंट फिर से समझ लो। पहला पॉइंट, किसकी ग्रोथ के लिए बना है एलएलपी? एलएलपी से इकोनॉमी की कौन सी ग्रोथ होगी? अगर कोई बच्चा कंटेम्पररी नहीं लिखता, सिर्फ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी लिखता है, तो गलती बताओ क्या है? क्या एलएलपी ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी की, बाकी लोग नहीं कर रहे? बाकी चीजों से भी तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो हमें क्या वर्ड लिखना पड़ेगा बताओ? कंटेम्पररी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की। क्या बात क्लियर है? सेकेंड वर्ड, एलएलपी में फर्म का प्रॉब्लम क्या था? फर्म में लायबिलिटी क्या थी? जल्दी बोलो। अनलिमिटेड। और कंपनी में प्रॉब्लम क्या थी? स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इन दोनों को क्या कर दिया गया? कंबाइन। थर्ड, लास्ट सवाल, अब मुझे बताओ, एलएलबी प्रोफेशनल्स के लिए बनी है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए? दोनों के लिए बनी है। क्या बात क्लियर है? अब ये वर्ड कौन समझाएगा मुझे, देखते हैं। माइक रेडी प्लीज। माइक उसको देना जो हाथ खड़ा करेगा। इट इज ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। 4 वर्ड है, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। एलएलपी को ऐसे बोल सकते हैं जैसे आपको मम्मी बोलते हैं ना, चुन्नू बेटा मेरे मुन्नू, ऐसे एलएलपी को बोल सकते हैं, एलएलपी मेरी ऑल्टरनेट को क्या है? ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। मतलब क्या है इस वर्ड का? चारों वर्ड्स का संधि विच्छेद कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई समझाना चाहेगा? चलो मैं समझाता हूं। ऑल्टरनेट, एलएलपी किसका ऑल्टरनेटिव है? कंपनी का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी। तो ऑल्टरनेट वहां से हो गया। ऑल्टरनेट के बाद अगला वर्ड क्या है? कॉर्पोरेट। एलएलपी एक कॉर्पोरेट है। देखो कॉर्पोरेट का मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। एलएलपी एक कॉर्पोरेट है। अगला वर्ड क्या है कॉर्पोरेट के बाद? एलएलपी बिजनेस के लिए बनी। और बिजनेस के बाद एक वर्ड क्या है? व्हीकल। व्हीकल मतलब बिजनेस करने का तरीका है। आई रिपीट, बिजनेस करने का तरीका है। ऑल्टरनेट, आराम से बोलो, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। व्हीकल से मेरा मतलब कार या ट्रक नहीं है, बिजनेस करने का ये एक व्हीकल है। चारों वर्ड समझ आगे मैंने क्या बोला? अब जरा जल्दी से लेट्स रैप अप। जल्दी बताओ। पहला बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ, जल्दी जल्दी बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा बेनिफिट बोलो, ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। जल्दी, अपना स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करो, लॉ से पूछने की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ, एलएलपी प्रोफेशनल्स के लिए बनी या एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनी? क्या ये दोनों एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं? ये कोई भी सर्विस, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं एलएलपी बना के? एलएलपी बना के होटल का बिजनेस करना है, बिल्डर का बिजनेस करना है, कोचिंग का बिजनेस करना है, जो करना है करो, कोई मनाही नहीं है। बट लीगल बिजनेस करना है, इलीगल बिजनेस मत करना। लास्ट, सूटेड फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है। सूटेड फॉर व्हाट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस? अब जिसने कंपनी पढ़ा है थोड़ा सा मुझे बताएगा, एलएलपी का साइज पब्लिक कंपनीज के जितना होगा या उनसे बहुत छोटा होगा? उनसे बहुत छोटा। तो अगर बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तो एलएलपी बनाओ या पब्लिक कंपनीज बनाओ। और अगर छोटे लेवल पे काम करना है, अच्छा सर मीडियम लेवल पे काम करना है, मैं बोलूंगा मीडियम लेवल पे भी आपके पास दोनों ऑप्शन है। मीडियम लेवल पे आपका मीडियम कितना है? मीडियम कितना है? मेरा कहने का मतलब एलएलपी में आपको एलएलपी भी मीडियम के लिए दोनों वैलिड है। आप एलएलपी भी बना सकते हो और कंपनी भी बना सकते हो। सूटेड फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस के बाद क्या लिखा? एंड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। अब ये क्या मतलब है मेरे बच्चों? व्हाट इज वेंचर कैपिटल्स? आपने वर्ड सुना है म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स सुना है किसी ने वर्ड? वेंचर कैपिटल क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स। बच्चों मेरी वर्ड समझना बेटा, एग्जाम्पल समझना। हम 3 दोस्त हैं, हम तीनों ने एक एलएलपी बनाई। हम 3 दोस्तों ने क्या बनाई? एक, हम तीनों क्वालिफाइड लोग हैं, हमने एक एलएलपी बनाई। एलएलपी बनाई, हम बिजनेस क्या करेंगे? सुनो, हमारा बिजनेस होगा आप सबका पैसा लेना और आपसे पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाना। हमारा एलएलपी क्या बिजनेस कर रहे हैं? हमारा एलएलपी एक वेंचर कैपिटलिस्ट कर रहा है। व्हाट इज वेंचर कैपिटल? आप लोगों का पैसा लेगा और आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट करेगा और जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आएगा आप लोगों में बांट देगा।
हमारे एलएलपी का बिजनेस ये होगा। क्या इसके लिए एलएलपी खोल सकते हैं? लोगों से पैसा लेना, पैसे को लेके इन्वेस्ट करना और रिटर्न्स आएंगे तो लोगों में बांट देना। इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। इसके लिए एलएलपी बनानी अलाउड है। क्या बात क्लियर है? मेरे बच्चे जवाब देंगे। वेंचर कैपिटल वर्ड समझ आया? ओके, नीड के पॉइंट्स एक बार रैप अप कर दो या नोट्स में से पढ़ने से पहले। कंटेम्प्रेरी ग्रोथ क्लियर है बच्चों आपको? चलो देखते हैं क्या लिखता है लॉ मेकर। लॉ मेकर नोट्स में आइएगा। लॉ मेकर इन्फिज का मतलब होता है सोच। लॉ मेकर को सोच में आया कि मुझे एक नया लॉ लाना चाहिए। लॉ मेकर ने सोचा, इन्फिज का मतलब होता है बेटा थॉट, या उस लॉ मेकर को लगा, ऐसा नेसेसरी लगा कि मुझे एक लॉ लाना चाहिए। किसके लिए? एलएलपीस, ताकि इकोनॉमी की क्या हो सके मेरे बच्चों? फास्ट बोलो। कंटेम्प्रेरी ग्रोथ, ताकि इकोनॉमी की कंटेम्प्रेरी ग्रोथ हो सके। ओके क्लास, अब बताओ मुझे अगला सवाल। हाँ जी, अ नीड हैज बीन फेल्ड फॉर न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। हमें एक नई कॉर्पोरेट फॉर्म चाहिए थी जो कि ऑल्टरनेटिव हो जाए। किसका ऑल्टरनेटिव चाहिए था मेरे बच्चों? बताओ। पार्टनरशिप का। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी बताओ? और दूसरा बताओ, स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। किसकी बात हो रही है? स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर कंपनीज में। हमें दोनों का ऑल्टरनेटिव चाहिए था, कंपनी का भी और एलएलपी का। कंपनी का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी, दोनों का ऑल्टरनेटिव चाहिए था। अब बताओ किसके लिए सूटेड है? इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज। क्या प्रोफेशनल लोग बना सकते हैं एलएलपी? सिर्फ प्रोफेशनल्स बनाएंगे या एंटरप्रेन्योर्स भी बना सकते हैं? दोनों बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल है साहब, इनोवेटिव है, एफिशिएंट है। तीनों वर्ड समझाना। पहले फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? बनानी मुश्किल है या बहुत इजी है? इजी। इनोवेटिव क्या नया कंसेप्ट है? इनोवेटिव मतलब एक नया आइडिया है, नई सोच है। एफिशिएंट है, व्हाट इज एफिशिएंट? बेटा सस्ते में बन जाती है। एलएलपी बनाने में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? लो जी, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, ये वर्ड याद आया किसी को? ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, जल्दी आ जाओ जल्दी। एलएलपी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। इसमें बेनिफिट बताओ, लायबिलिटी यहां पे क्या होगी, और साथ में बताओ कि इंटरनल स्ट्रक्चर खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग। ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपना स्ट्रक्चर खुद से बनाएंगे। हम आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट करके अपना स्ट्रक्चर चलाएंगे। हमारा स्ट्रक्चर चलाने के लिए हमें लॉ से नहीं पूछना कि एलएलपी को कैसे चलाना है। एलएलपी को चलाने के लिए हम अपना म्यूचुअल एग्रीमेंट करके एलएलपी को चलाएंगे। बताओ, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बना है, प्रोफेशनल्स के लिए भी बना, बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए भी बना। वो कोई भी सर्विस देना चाहते हैं, चाहे वो साइंटिफिक काम करना चाहे या वो टेक्निकल, कोई भी बिजनेस करना है ना, चाहे साइंटिफिक बिजनेस करना है, कोई भी टेक्निकल बिजनेस करना है, आप उसके लिए एलएलपी खोल सकते हो। एलएलपी अलाउड है बनानी। कोई भी कमर्शियल बिजनेस करना है आपको, आप बनाओ। बताओ बेटा, एलएलपी बनाना बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। और दूसरा मैंने क्या बोला बेटा बताना? इन्वेस्टमेंट फॉर ए वेंचर कैपिटल। व्हाट इज वेंचर कैपिटल? जहां पे हम लोग आपसे पैसा लेके कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, इसे बोलते हैं वेंचर कैपिटल। क्या बात क्लियर है? ये लो, यहां तक मैंने एलएलपी के बारे में जो बोला बेसिक्स था। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, आप बताओ मेरे को, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी, मेरा डाउट, यहां तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को एलएलपी के बारे में? अब 5-7 मिनट और अभी टाइम लगेगा। देखो यार, ये ना बेसिक्स हैं, छोड़ नहीं सकते। अभी बेसिक्स चलेंगे, अभी थोड़ी देर और सेक्शन यहां से शुरू होंगे। कहां से मेरे बच्चों बताओ? 5 से। उससे पहले सिर्फ क्या है बच्चों, जल्दी बोलो? बेसिक्स। आज अपन बेसिक्स आराम से खत्म कर देंगे। क्या बात क्लियर है? मेरे बच्चे मुझे जवाब देंगे, एलएलपी बनाना बहुत कॉस्टली है या कॉस्ट कम लगेगी? किससे कम लगेगी एलएलपी बनाने की कॉस्ट? कंपनी से। बहुत सस्ते में बन जाती है एलएलपी। लेकिन सीए नहीं मानते इस बात को। मैं सीए के पास गया, मैं कहा भाई कंपनी बनानी, कहता 25,000। मैंने कहा एलएलपी बनानी, कह रहे 25,000। उनकी फीस एक ही है, चाहे तुम कंपनी बनाओ चाहे तुम एलएलपी बनाओ, बट सरकारी फीस एलएलपी में बहुत कम है। बताओ, ये बात बार बार बोलनी पड़ रही है। व्हाट इज इंटरनल स्ट्रक्चर? अपने खुद से डिसाइड करो कैसे चलाना है। क्या एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है? अब ये वर्ड जरा 2 मिनट उनके लिए जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? एलएलपी के 2 पार्टनर है, ए और बी। बताओ, ए और बी ने मिलकर एक एलएलपी बनाई। हाँ जी, अमित एलएलपी। बताओ, अमित एलएलपी क्या इन दोनों से अलग मानी जाएगी? अमित एलएलपी इन दोनों से बिल्कुल क्या मानी जाएगी?
ए और बी ने एलएलपी बनाई, जो कुछ भी होगा ए और बी के नाम पे होगा या एलएलपी के नाम पे होगा? एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो कुछ भी होगा एलएलपी के नाम पे होगा। बताओ, एलएलपी और उसके पार्टनर्स दोनों की लायबिलिटी सेपरेट है, बट ऑब्वियस सी बात है एलएलपी और पार्टनर्स एक है या अलग अलग है? तो दोनों की लायबिलिटीज भी अलग अलग है भाई। एलएलपी के क्रेडिटर्स और एलएलपी के पार्टनर्स के क्रेडिटर्स एक ही होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे, दोनों सेपरेट हैं भाई लोग। हाँ जी, अब यहां पे बार बार एक बात बोलते थे हम, उसको क्लैरिफाई करो। एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड या लिमिटेड? लिमिटेड। कितनी लिमिटेड? उसका जवाब ये रहा, पार्टनर्स लायबल अप टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब इसका क्या है, हर पार्टनर जितना कैपिटल देगा बस उतने के लिए लायबल है। मान लो मैं एक एलएलपी में 1 करोड़ लगा रहा हूं, तो बस मेरा जितना पैसा एलएलपी में लगा है ना, बस मेरी उतनी लायबिलिटी। मैं इससे ज्यादा घर से लाके कुछ नहीं दूंगा। जितना पैसा मैंने एलएलपी में लगाया बस मेरी यही लायबिलिटी था, मैं घर से कुछ भी नहीं लाऊंगा। जितने का मेरा कैपिटल लगा है बस मेरी बस वही लायबिलिटी है, मैं घर से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये हाइब्रिड है कंपनी और फर्म का। व्हाट इज हाइब्रिड? मिक्सचर। इसमें कुछ चीजें कंपनी की हैं और कुछ चीजें किसकी हैं बताओ? फर्म की। एक बार फिर से बताना, एलएलपी बनाने का कॉस्ट, आवाज नहीं आई, कॉस्ट कम आया। इंटरनली चलाना बहुत आसान है, ये वाला वर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी समझ आते हैं उनको? अबे जिन्होंने फाउंडेशन पढ़ा उनसे तो मैं पूछ ही नहीं रहा ना, जिन्होंने फाउंडेशन नहीं पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर्स अलग हैं और एलएलपी अलग है। तो जब दोनों अलग अलग हैं, आप अलग हो मैं अलग हूं, तो हमारे क्रेडिटर्स और हमारी लायबिलिटीज भी तो अलग अलग होंगी। बताओ, पार्टनर्स कितना अमाउंट पे करेंगे? घर से कुछ लाएंगे या बस उनका कैपिटल जो है उतने के लिए लायबल है वो? मैंने एलएलपी में 1 करोड़ लगाया, अब एलएलपी को मैं और कुछ नहीं दूंगा। क्या बात क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलएलपी हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है दोस्तों? कुछ फीचर्स कंपनी के उठा लो, कुछ फीचर्स किसके उठा लो। लो एक टुच्चा सा टॉपिक, मीनिंग भी निपटा दो जल्दी से। बताओ, टुच्चा सा टॉपिक, एलएलपी इज अ न्यू बिजनेस फॉर्म। बस रेपिटेटिव बात यहां खत्म हो जाएगी। बताओ, इसमें फीचर्स फिर से वही बात, लायबिलिटी क्या है? कमन फास्ट, ये ऑल्टरनेटिव बिजनेस व्हीकल है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी के भी बेनिफिट है। ये नया वर्ड, लो कंप्लायंस कॉस्ट। मतलब क्या हुआ? लो कंप्लायंस कॉस्ट। जल्दी, लॉ कंप्लाई करने का खर्चा ज्यादा है इसमें या कम है? और पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना स्ट्रक्चर खुद से बनाए। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बात क्लियर है? ये लाइन काट दो, ये काट दो, एंड वाइल द, अगर एलएलपी सेपरेट है तो बताओ, एलएलपी अपनी के एसेट्स अपनी लायबिलिटी होंगी। एलएलपी इटसेल्फ शैल बी लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स एंड, बताओ पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी? कोई बच्चा बताएगा? वो कितना देंगे? कमन फास्ट भाई, ये पॉइंट बड़ा क्लियर बोल रहा है। एलएलपी अपनी लायबिलिटी पे करेगी, पार्टनर्स एलएलपी के लिए कुछ नहीं पे करेंगे। उनकी लायबिलिटी तो क्या है? जल्दी बोलो। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है। बेटा बार बार वर्ड आ रहे हैं, इरिटेट मत हो। हाँ जी, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी के भी बेनिफिट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो एक हाइब्रिड है। इसमें कुछ फीचर कंपनी के हैं और कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के हैं। बोलो जी बोलो, दैट्स ऑल। क्या बात क्लियर है? डेफिनेशंस आज नहीं करेंगे। आज क्या करेंगे सर? अभी कुछ और पढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए देखिए मेरा डाउट, अब जरा देखिएगा मेरे सामने क्या कंसेप्ट आया। एलएलपी के क्या आ गए कमन फास्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं करा रहा, थोड़ा सा क्लास डल हो गया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैं कुछ सेक्शंस करा देता हूं आज। क्या बात क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ना बिल्कुल लड्डू से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कल करेंगे वो। ओके, अभी मुझे बताओ। अच्छा चलो, एडवांटेजेस तो बता दो एलएलपी की। एलएलपी के एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर एग्रीमेंट। मतलब इसका क्या है? माइक प्लीज, माइक देना है इस बच्चे को ब्लू शर्ट में जो बैठा है। हाँ जल्दी बेटा बता, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट एज पर दी एग्रीमेंट, क्या मतलब इसका? सर जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से चलेगी एलएलपी। सेकंड, बट फ्लेक्सिबल है, नो लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। कोई ज्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। तीसरा वर्ड, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। सर ये फ्लेक्सिबल होती है और आसानी से डिसॉल्व हो सकती है। आराम से बंद भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। और लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। और बस करो यार, है कि नहीं है? जीना हराम कर रखा है। ये देखो यहाँ पे ये बात लिखी है, ए कहाँ गई? ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ दो अभी। हाँ कहाँ गई?
ये रहे एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। पढ़ लो, 1 मिनट दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। हाँ, मेरा सवाल, चलिए ओके, रेडी? तो शुरू करते हैं अब कुछ सेक्शंस। बेसिक्स बातें बंद करते हैं, 1 घंटा हो गया बेसिक्स बातें करते हुए। अब थोड़ी सी बातें किसकी करते हैं बताओ? सेक्शंस की। क्लास एलएलपी सेक्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको पहले बताओ? 5 से पहले मैं एक छोटा सा सेक्शन और दिखा देता हूं आपको। 5 से पहले कौन सा आएगा बताओ? 4 आएगा, आवाज नहीं आई। और कौन सा आएगा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एलएलपी पे कौन सा लॉ लगेगा? बस इतना बता दो, एलएलपी पे कौन सा लॉ लगेगा? जवाब आएगा सर एलएलपी पे एलएलपी एक्ट लगेगा। क्या आईपीए भी लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी? आवाज नहीं आई। एलएलपी पे क्या पार्टनरशिप एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा, ये बात सेक्शन 4 में लिखी है। एलएलपी पे कौन सा लॉ नहीं लगेगा? पार्टनरशिप एक्ट। ये कहां लिखा है? सेक्शन 4 में। मेरे बच्चों यहां से पढ़ो, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू अ एलएलपी। पहला सेक्शन क्लास का, क्या पार्टनरशिप एक्ट लगता है एलएलपी पे? नहीं सर, पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे नहीं लगता। कौन सा सेक्शन बोलता है ये बात? सेक्शन 4। दोबारा, सेक्शन कौन सा बोलता है? 4। अभी के लिए सेक्शन 4 में मैंने इतना बोला, बोलो जी क्लियर है? सेक्शन 4 के बाद मुझे एक वर्ड समझाना है और फिर मैं 5 शुरू करूंगा। 4 आपको क्लियर है? अच्छा, मुझे बस इतना बता दो, सब बच्चे बोर्ड पे देख के, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? आओ, वेरी इंपॉर्टेंट। 21D किसकी डेफिनेशन आ गई कॉमन फास्ट? बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? आराम से, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी। सीधी भाषा बोलूं पहले, बुक छोड़ दूं? बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोलते हैं जिसकी अपनी सेपरेट कॉमन फास्ट आइडेंटिटी होती है। एक सिंपल भाषा में, लॉ नहीं बोल रहा मैं, जिसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, सेपरेट आइडेंटिटी है, उसको क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। दोबारा बोलो, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। बच्चों मेरा डाउट, अब ध्यान से सुनना, बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग कौन से आएंगे? पहला नाम, क्या कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है? जवाब दो यस या नो। कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल, तो कंपनी इज अ, क्या एलएलपी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? तो एलएलपी भी क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट। 2 बॉडी कॉर्पोरेट, फिर से बोलना, पहला बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, कंपनी है तो फॉरेन कंपनी। व्हाट इज फॉरेन कंपनी? जो बाहर रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी भी तो सेपरेट लीगल, तो वो भी तो बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। अच्छा, एलएलपी बोला तो फॉरेन एलएलपी, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज फॉरेन एलएलपी? जो बाहर रजिस्टर्ड है, उनकी भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो 4 बॉडी कॉर्पोरेट्स के नाम रट लो। पहला नाम कंपनी, कंपनी बोलोगे तो बोलो फॉरेन कंपनी, फिर बोलो एलएलपी, एलएलपी बोलोगे तो बोलो फॉरेन एलएलपी। ये चारों बॉडी कॉर्पोरेट हैं। इसके अलावा और भी बहुत बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, बट लॉ कहता है बस इतना ही मानना है। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? कह रहा है बस इन्हीं को बॉडी कॉर्पोरेट मानना है। आओ दिखाता हूं कैसे। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या बोलता है लॉ? इट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट में पहले नंबर पे किसको ले लिया? कंपनी की डेफिनेशन वही जो कंपनी लॉ में कहां लिखी है? सेक्शन 2(20) में। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी को ले लिया, और किसको इंक्लूड किया बताओ? एलएलपी को इंक्लूड कर लिया। और किसको किया? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मेरी नजरों में ये कौन सा एलएलपी है? फॉरेन एलएलपी। और लास्ट में किसको इंक्लूड किया बताओ? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आवाज नहीं आई तो बताओगे बॉडी कॉर्पोरेट में कितने आ गए? आवाज नहीं आई, कौन कौन? कंपनी, लर्न करने का तरीका, कंपनी, फॉरेन कंपनी, जल्दी बोलो। और क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई। बस इन चारों को बोलना बॉडी कॉर्पोरेट। लॉ कहता है इन्हें बिल्कुल मत मानना बॉडी कॉर्पोरेट। किसको बिल्कुल मत मानना? पहला नाम बताओ क्या लिखा? कॉर्पोरेशन सोल, मतलब राष्ट्रपति। बात प्रेसिडेंट की हो रही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहते हैं इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट मत मानना। आई रिपीट, किसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानना? कॉर्पोरेशन सोल। सोल वर्ड का मतलब क्या होता है? सोल, अकेला। अकेला कॉर्पोरेशन सोल किसके लिए वर्ड बोलते हैं हम? ये वाला
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है प्रेसिडेंट को मत मानना बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने कहा ठीक है। कहता है सेकंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बॉडी कॉर्पोरेट मत मानना। सर व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? बेटा छोटे लोग मिलकर बनाते हैं, स्मॉल पर्सन्स। एग्जाम्पल आपको अमूल का नाम सुना है? अमूल का, अमूल किसी जमाने में कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। आपने पापड़ में नाम सुना होगा, लिज्जत पापड़, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। छोटे लोग होते हैं ना, गांव देहात के लोग, वो सारे मिलके बिजनेस करते हैं, वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल को ना कुछ गांव वालों ने मिलके बनाया था। अब तो अमूल बहुत पॉपुलर हो गई, अब तो वो पब्लिक कंपनी बन गई, लेकिन किसी जमाने में अमूल क्या थी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिज्जत पापड़, पापड़ का नाम सुन, लिज्जत पापड़ किसी ने, वो कुछ लेडीज हैं गांव की, वो लोग मिलके पापड़ बनाती हैं और फिर शहरों में बेचती हैं। क्या बात क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बॉडी कॉर्पोरेट मानना है या नहीं मानना? जल्दी बोलो। और तीसरे नंबर पे बताओ किसको बोला? लॉ कहते हैं एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच सीजी मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। पहले पॉइंट पढ़ो, एनी अदर, ये चौथा पॉइंट नहीं है, टाइपिंग एरर है, हटाओ इसको। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज कमन फास्ट सीजी में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। इसका मतलब कोई बच्चा आराम से सुने पहले। कहते हैं सीजी जिसको मना करेगी उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। आराम से बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं? सीजी जिसको मना करेगी उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। बट सीजी दो लोगों को कभी मना नहीं करेगी। कोई बच्चा बताएगा किन दो को कभी मना नहीं करेगी? कंपनी और एलएलपी को। मतलब कंपनी और एलएलपी तो हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट माने जाएंगे, लेकिन सीजी जिनको मना कर देगी उन्हें भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। आप मेरी तरफ देखना, 3 लोगों का नाम रट लो जिन्हें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। पहला नाम कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा नाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा सीजी जिनको मना करेगी उन्हें भी बॉडी कॉर्पोरेट मत मानना। बट सीजी किनको मना कभी नहीं करेगी? कंपनी और एलएलपी। बाकी जिसको मना करेगी उसको भी नहीं मानना। क्या बात क्लियर है? माइक प्लीज। हाँ जी, दोनों खड़े हो जाओ, तुम दोनों। हाँ जी, माइक दे दो, दोनों को दे दो माइक। क्या बात, नया टीचर है हम, नया टीचर है। नमस्ते सर। हम तो नया टीचर है, तुम्हें लगता है? नहीं। वॉशरूम कोई 5 मिनट के लिए जा सकता है, तो आधे घंटे बाद क्लास में वापस आया है। आधे नहीं सर, 35 पे गया था। 35 पे गया था, 50 पे वापस आया 15 मिनट बाद। दोबारा गलती अब से नहीं होगी सर। नहीं होगी, तू बोल बे। नहीं होगी सर। तेरा क्या होगा रे कालिया? कालिया नहीं है तू वैसे, तेरे से गलती दोबारा नहीं होगी सर। होनी नहीं चाहिए। चल तू तो बैठ जा, तू बैठ जा इधर वाले। चल क्यों? तेरे को मैं डांट नहीं रहा, सॉरी सर। तेरे को मैं डांट नहीं रहा, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? नहीं, मजाक की बात नहीं है, मैं कुछ प्रूफ करूंगा अभी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? नहीं पता? मैं पता तो, क्योंकि तू बाहर चला गया। मेरी बात सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। इस बार 10 नंबर का जो क्वेश्चन आया ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट पे ही आया। अब ले तू, मैं दिखा देता हूं अभी जनवरी, इस बार का पेपर खोलता हूं, देखना दोनों क्वेश्चन बॉडी कॉर्पोरेट पे। अब तूने बॉडी कॉर्पोरेट सुना नहीं, घर पे तू पढ़ेगा, तेरे को समझ नहीं आएगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया तो तू क्या बोलेगा? पेपर बहुत टफ था। गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। तू भी खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, माइक दो इसको भी। हाँ आओ, साथी तुम्हारा इंप्लाइड है वो भी। हाँ भाई, देख रहा हूं मैं तेरे को, देख रहा हूं, पिलर के पीछे छुप नहीं सकता तू। हाँ भाई, एक क्लास में 2 बार वॉशरूम? नहीं, वो पहले वाला कुछ काम था। माइक आगे लीजिए। पहले वाला तो कुछ काम था, तब मैं गया था। चलो काम था, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप तो मुझे बताओ बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? मैं इसको तो ऊपर कर देता हूं, देख के थोड़ी ना पढ़ने दूंगा मैं। हाँ, उस दिन दोस्त ऋषभ कह रहा भाई, मैं बता रहा हूं मेरे को, भाई हम भी ये काम ऋषभ बहुत करते थे बचपन में। दोस्त को मरने नहीं देंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके, चलो कोई 4 बॉडी कॉर्पोरेट्स के एग्जांपल दे दो। ऋषभ आप मेरी तरफ देख लो। 4 ना बता रहा हूँ सर। हाँ 4 दो, मैं कह रहा हूं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती तो कंपनी है ना। हाँ। तो वो एक ही एग्जांपल माना जाएगा। कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया। एलएलपी, वेरी गुड। और
ऋषभ मेरी तरफ। बेटे मैं टीचर हूं। सेचुरिटी बॉडी हो गई। हाँ, सेचुरिटी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडी हाँ। जो हमने बचपन में पढ़ी, बट डेफिनेशन में नहीं लिखी है। बात तुक्के तो हम मार रहेंगे, ये गलती दोबारा नहीं चाहिए। आधे घंटे की ब्रेक मिलती है मेरे क्लास से पहले। वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, नाश्ता करना है नाश्ता करो। अच्छा रवि, टैक्स और लॉ की क्लास में कितना ब्रेक है? टैक्स और लॉ के बीच में कितना ब्रेक है? टैक्स 10:15 छूटती है, 10-15 पे छोड़ देते हैं, 10-15 पे। और आपको कितनी ब्रेक मिलती है? 20 मिनट की, 15 से 20 मिनट की, है ना? 20 मिनट बहुत होते हैं। 10-15 मिनट में बंदा रोटी खा लेता है, मैं बताता हूं, 15 मिनट में रोटी खाई जाती है, 5 मिनट में वो काम हो जाते हैं। समझ गए आप बात? 5 मिनट से ज्यादा किसको चाहिए? बीमारी है तो अलग बात है ना? पहला सवाल। ओके, अब डाउट सुनो, ये रह गया। हाँ भाई, तू इसको, भाई क्या नाम है तेरा? दोबारा गलती नहीं चाहिए भाई, ठीक है? यस सर। ध्यान रखियो। ओके, अब मेरा सवाल सब लोगों से, बॉडी कॉर्पोरेट में किसको इंक्लूड किया? सब बच्चे बोलो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, सब बच्चे रेडी हैं? अब देखो, लॉ मेकर ने ना आपको, मैंने ना देखो पहले रटवा दिया, अब एक छोटी सी बात समझानी रह गई। 4 लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट माना, कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, एलएलपी को और फॉरेन एलएलपी को। फिर 3 लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना, कॉर्पोरेशन सोल को नहीं माना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं माना, और उन लोगों को जिनको सीजी बोलेगी वो भी नहीं है। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, 4 और 3 कितने होते हैं? 7 लोगों की बात करी, बाकी कहां गए? इस बच्चे ने बोला स्टैट्यूटरी बॉडी, उसे भी मानो बॉडी कॉर्पोरेट। बात समझना, डेफिनेशन कहती है इट मीन्स अ कंपनी। अब यहां पे मैं एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इट मीन्स अ as defined and includes। जब includes लिखा हो ना किसी जगह पे, तो उसका मतलब यहां जो लिखा है वो तो होगा ही। कमन फास्ट, इनसे मिलता जुलता और भी चीजें मानी जा सकती हैं। अब includes में कितने नाम लिखे, कोई बच्चा बताएगा? 3। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन याद हो, जो लिखा है वही मानो, और अगर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन किसी को याद हो, लॉजिकली स्पीकिंग बस इन 3 को मानेंगे, या इनके जैसे और को भी मान सकते हैं, और को भी मान सकते हैं। क्या बात क्लियर? मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, जरा लंबा। बट डज नॉट इंक्लूड में लॉ मेकर ने कितने नाम मना कर दिए बताओ? 3 नाम। फिलहाल के लिए जितना लिखा है हम उतना ही मानेंगे। फिलहाल मैं ज्यादा सोचने को नहीं बोलूंगा, बट एक नॉलेज की बात बता रहा हूं। इस लड़के ने सवाल उठा दिया, सर स्टैट्यूटरी बॉडीज वो हैं जिनके स्पेशल एक्ट होते हैं, भाई उनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो उन्हें भी तो बॉडी कॉर्पोरेट मानना चाहिए, क्योंकि वो भी, मैं सच बताता हूं, क्या वो भी इनके जैसे ही हैं? वो भी स्टैट्यूटरी कंपनी भी कंपनी की जैसी ही है, तो उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट मानना नहीं चाहिए या मानना चाहिए? मानना चाहिए, मानना चाहिए। जब भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा हो, तो इसका मतलब डेफिनेशन में जो बोला उतना ही मानेंगे, या उससे ज्यादा माना जा सकता है? ज्यादा माना जा सकता है। ये ज्यादा कौन मानेगा? अब इस पे भी आते हैं। मैं यहां पे बड़ी एक रोचक बात बता रहा हूं। कौन मानेगा? आप और मैं नहीं मान सकते, कोर्ट को अलाउड है, इंटरप्रेटर्स को अलाउड है। अब यहां पे एक बच्चा कह रहा है, अच्छा इंक्लूड लिखा है ना, इंक्लूड में क्या लिखा लॉ मेकर ने? एलएलपी, फॉरेन एलएलपी और फॉरेन कंपनी। मैं तो इंक्लूड में ना इनके जैसे और नाम लिख देता हूं, स्टैट्यूटरी कंपनी, मैं तो और लिख देता हूं लेटर से बैंकिंग कंपनी, मैं तो और लिख देता हूं वो क्या नाम था उसका, एक और नाम आता बड़ा पॉपुलर, इंश्योरेंस कंपनी, और भी लिख देता हूं। मैंने कहा तूने कैसे? ट्रस्ट। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कह रहे लॉ मेकर ने इंक्लूड लिखा तो है, मैं जो मर्जी मान लूं, इनके जैसा होना चाहिए ना, मैं तो कुछ भी मान सकता हूं। हम नहीं मान सकते। कौन मान सकता है? कोर्ट को यहां फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मान लो कोर्ट में कोई केस चला गया, मान लो कोर्ट में केस चला गया स्टैट्यूटरी कंपनी का, स्टैट्यूटरी कंपनी कह रही सर आई एम ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। कोर्ट कहेगा रुकिए मुझे देखने दीजिए कि आपको बॉडी कॉर्पोरेट मानना है या डेफिनेशन में यहां इंक्लूड्स है। तो जज क्या बोलेगा? हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी, तुम भी इनके जैसी ही हो, तुम्हें भी मैं बॉडी कॉर्पोरेट
मान लूंगा। बट अगर यहां पे इंक्लूड्स की जगह क्या लिखा होता, मीन्स, तो मेरा इशारा समझ आया। जितना लिखा है बस उतना ही मानना है, फालतू चीजें नहीं माननी। एक बार इस बात को सम अप करना बच्चों। देखो, अगर मैं बोलता हूं डॉग मीन्स बुलडॉग एंड जर्मन शेफर्ड, मैंने लिख दिया डॉग मीन्स अ बुलडॉग एंड अ जर्मन शेफर्ड। इसका मतलब क्या है? डॉग दो कुत्ते हैं, एक बुलडॉग को भी डॉग बोलेंगे और जर्मन शेफर्ड को भी। गली का कुत्ता आके भौंकने लग गया, बाबूजी मैं भी तो डॉग हूं। मैं कहा ना, मैं तेरे को डॉग नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? जल्दी बोलो। क्योंकि लॉ में डेफिनेशन में क्या वर्ड आ रहा है बताओ? मीन्स मतलब जितना लिख दिया उतना ही। ऐसी डेफिनेशंस को बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एग्जॉस्टिव। जितना बोल दिया बस उतना ही। अगर मैं अब गली का कुत्ता रो रहा है, बाबूजी मैं भी तो हूं, हमने कहा ना बेटा तू मिसलेनियस एनिमल होगा, तू डॉग नहीं है। क्या बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं डेफिनेशन में यहां पे इतना सा बदलाव कर दूं, मैं यहां क्या लिख दूं मेरे बच्चों? डॉग इंक्लूड्स। आहा, अब दो खड़े हैं, एक बुलडॉग और एक जर्मन शेफर्ड। अब गली का कुत्ता भी है, खड़ा हो गया, बुलडॉग को देखे कह रहा भाई तेरे जैसा ही तो लग रहा हूं मैं भी, तो थोड़ा मोटा है मैं थोड़ा पतला हूं तो मैं भी तेरे जैसे ही, तेरी भी चार टांगे मेरी भी चार टांगे, तेरी भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, है ना? तू भी भौंकता है मैं भी भौंकता हूं। अब आप बताओ, वो गली का कुत्ता पहुंच गया जज के सामने, जज साहब बहु जज साहब मुझे भी डॉग मानिए। आप बताइए, जज बोलेगा रुकिए, बुलडॉग को बोलेगा भौंक के दिखाइए, बुलडॉग भौंका, जर्मन शेफर्ड भौंका, अब गली के कुत्ते को बोला तुम भौंको, वो भी भौंक रहे सेम तरीके से। जज साहब कह रहे भाई दो तो हैं ही और गली का कुत्ता भी इनके जैसा ही है, और डेफिनेशन कौन सी है? कोई बताएगा क्या वर्ड आ रहा है? इसे बोलेंगे इंक्लूसिव डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? अब क्या गली के कुत्ते को भी इंक्लूड कर देगा कोर्ट का जज? यस सर कर देगा, बट आपने नहीं करना। ये पावर सिर्फ जजेस के पास होती है। क्या बात क्लियर है? लॉ मेकर ने लॉ लिखा है, जज उसको पढ़ती है, जज को पढ़ के कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है कहां पे नहीं है ये जज डिसाइड करेगा। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको ये क्लियर है, अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो आपने बोलना है 4 लोगों को बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे और 3 को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं सोचना। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, सब बच्चे जरा यहां पे आना। हमने बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी छोड़ दिए। अब हम कहां मूव कर गए? सेक्शन नंबर किस पे? आराम से बताना। 5 पे। अब पहले 5 पे आइए, सब बच्चे सेक्शन 5 पे आ जाओ। ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं कभी भी, आपको पता है। हाँ जी, ओके, सब बच्चे रेडी हैं? एलएलपी में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है बताओ? एलएलपी बना रहे हैं तो उसमें कौन चाहिए? पार्टनर्स। दोबारा बोलो, कितने पार्टनर्स चाहिए? एलएलपी में 2 ही लोग पार्टनर बन सकते हैं, केवल 2 लोग। पहला इंडिविजुअल। कौन भाई लोग? इंडिविजुअल कौन होता है? आप और मैं, हम लोग एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। और दूसरा कौन बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। बस एलएलपी में 2 ही कैटेगरी के पार्टनर्स अलाउड है। पहला इंडिविजुअल कौन होता है? जल्दी बोलो बेटा। हम सब लोग इंडिविजुअल से एग्री, मेल फीमेल हम सब लोग इंडिविजुअल से। और बॉडी कॉर्पोरेट में तो कितने नाम बताए थे? वो 4 और एक हम 5। हम लोग ही सिर्फ एलएलपी के क्या हो सकते हैं बताओ? पार्टनर्स। एक इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर हो सकता है और दूसरा कौन हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसी को बचपन का एक वर्ड याद होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कह रही सर 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 कैन आई बी पार्टनर इन एलएलपी? मैंने कहा रुक रुक रुक, एलएलपी में सिर्फ 2 ही पार्टनर अलाउड है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअल है, जवाब दो यस या नो। वो थप्पड़ मारूंगा उठा के मुंह पे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती क्या है एक बार पहले ये बताओ? एक फैमिली बिजनेस होता है जिसमें एक हेड होता है जिसे कर्ता बोलते हैं और बाकी मेंबर्स काम करते हैं। तो क्या वो एक अकेला बंदा होता है, ग्रुप होता है? तो उसे इंडिविजुअल तो नहीं बोल सकते। अगला वर्ड, इंडिविजुअल के बाद क्या वर्ड है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में एचयूएफ इंक्लूडेड था? नहीं सर। तो बताओ, एचयूएफ ना इंडिविजुअल है ना बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या वो एलएलपी बना सकता है? यो या नो नो? नहीं सर, नहीं बना सकता। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? एलएलपी बनाने की परमिशन सिर्फ 2 ही लोगों को है। कौन से 2 लोग? अच्छा, इंडिविजुअल पागलों को अलाउड है? आवाज नहीं आई। इंडिविजुअल में पागलों को एलएलपी बनानी अलाउड है? 2 पागल इकट्ठे हो गए, बाबूजी एलएलपी बना दो। नो नो नो, अनसाउंड को नॉट अलाउड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को नॉट अलाउड। अब मेरा दूसरा वर्ड का मतलब बताओ, मैंने क्या बोला? अनडिस्चार्ज
मतलब क्या है बच्चों? एक बात बताना मुझे, इंसॉल्वेंट के बारे में आपसे कुछ सवाल है बच्चों। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? मेरे मिस्टर ए के एसेट्स 10 करोड़ के हैं, लायबिलिटी 15 करोड़ की है। बताओ बेटा, क्या लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गई? आवाज नहीं आई। तो क्या ये इन्हें कौन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा दोस्तों? बताओ। कोर्ट इन्हें क्या डिक्लेयर कर देगा? इंसॉल्वेंट। कोर्ट 2 केसेस में इन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा। या तो इनके क्रेडिटर्स शिकायत कर दें कोर्ट को, सर देखना इनकी लायबिलिटीज तो ज्यादा हो गई, प्लीज इनको क्या डिक्लेयर करो? इंसॉल्वेंट। या ये खुद भी जा सकते हैं सेल्फ, सर देखना हमारी ना लायबिलिटी बहुत हो गई, बस हमें क्या बना दो? इंसॉल्वेंट बना दो सर। हाँ, अब इंसॉल्वेंट बनने से फायदा क्या होगा? इंसॉल्वेंट बनते ही ना इन पे ब्रेक लग जाएगी, ना ये कोई नया एसेट खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इन पे ब्रेक लग जाएगी जैसे ये इंसॉल्वेंट बने। अब इनके यहाँ पे कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर भेजेगा। कोर्ट किसको भेजेगा मेरे बच्चों? ऑफिशियल रिसीवर को, या ऑफिशियल असाइनी, टेक्निकल वर्ड है, कुछ भी बोल सकते हो। कोर्ट इसको भेजेगा, ऑफिशियल रिसीवर आएगा, ऑफिशियल रिसीवर मिस्टर ए के एसेट सारे जब्त कर लेगा और मिस्टर ए की लायबिलिटीज भी जब्त कर लेगा, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगा। कौन अपने कंट्रोल में ले लेगा? ऑफिशियल रिसीवर। क्या बात कर? वो मिस्टर ए की लायबिलिटीज को पे करेगा इनके एसेट्स बेच के प्रोपोर्शनेटली। किसी को वर्ड समझ आता है? प्रोपोर्शनेटली। सारी लायबिलिटीज तो पे हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेटली पे करेगा। कौन पे करेगा मेरे बच्चों? बताओ। ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर सारे एसेट बेच देगा और लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेटली पे कर देगा। फिर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कर देगा दोस्तों? बताओ। कि सर मैंने निपटा दिया। निपटा दिया बट समझ आता है, सारे एसेट पे कर दिए, लायबिलिटीज पे कर दी, सारे एसेट बेचे, लायबिलिटी पे कर दी। अब कोर्ट बोलेगा इंसॉल्वेंसी ओवर, इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंसी ओवर या इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज। वर्ड समझ आया? अब आप शुरुआत दोबारा करो। एक बंदे के एसेट 10 करोड़, लायबिलिटी 15 करोड़, एसेट से ज्यादा क्या हो गई? तो उसे कौन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा? कोर्ट। 2 तरीके से डिक्लेयर कर सकता है। पहला तरीका, या तो क्रेडिटर शिकायत कर दे, सर इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए, या फिर क्या वो खुद भी जा सकता है, हमें इंसॉल्वेंट बनाओ? आवाज नहीं आई बच्चों। जब कोई इंसॉल्वेंट बनता है तो क्या होता है? कोर्ट किसको भेजता है बताओ? ऑफिशियल रिसीवर को, या फिर असाइनी रिसीवर आएगा और क्या करेगा दोस्तों? बताओ। एसेट बेचेगा और लायबिलिटीज को पे करेगा। जब सारे एसेट्स और लायबिलिटीज निपट जाएंगे तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? बताओ। और कोर्ट को बताएगा कि सर मैंने सारे एसेट बेचे और लायबिलिटीज पे कर दी। अब आप बताओ, मिस्टर ए के पास कितने एसेट बचे? 0। लायबिलिटी भी कितनी बची? कोर्ट क्या बोल देगा? इंसॉल्वेंसी ओवर, या टेक्निकल भाषा में इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज। अब बताओ, क्या मिस्टर ए को जब कोर्ट बोल देगा डिस्चार्ज, क्या मिस्टर ए अभी भी इंसॉल्वेंट है या अब बिल्कुल फ्री हो गया है? अब वो इंसॉल्वेंट नहीं है। क्या बात क्लियर है? अब वो इंसॉल्वेंट, यानी एक बात याद रखना, एक इंसान सारी जिंदगी इंसॉल्वेंट नहीं होता, कुछ देर के लिए इंसॉल्वेंट होता है, कुछ देर के लिए। जब कोर्ट उसको फ्री कर देता है तो वो क्या हो जाता है? फिर से इंसॉल्वेंट होता है, या दूसरा ऑप्शन, अब वो सॉल्वेंट है, अब वो नॉर्मल, उसके पास ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटीज है। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब मैं जो पूछूंगा मुझे जवाब देना। लॉ मेकर ने पागलों को मना किया कि पागल लोग नहीं बना सकते एलएलपी। किसको मना किया मेरे बच्चों? अनसाउंड माइंड का। दूसरा वर्ड समझना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब अब बताओगे तुम क्या होता है? जिनकी इंसॉल्वेंसी अभी खत्म नहीं हुई, कार्रवाई चल रही है, जिनकी कार्रवाई, जिनके एसेट बिक रहे हैं, लायबिलिटीज अभी पूरी तरह पे नहीं हुई, जिन्हें कोर्ट ने अभी तक डिस्चार्ज, क्या वो लोग अभी इंसॉल्वेंसी में चल रहे हैं? इसलिए वो लोग पार्टनर अभी नहीं बन सकते। कब बन सकते हैं बताओ? जब वो क्या हो जाएंगे बताओ? डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर आता है? समझ? तीसरा वर्ड समझाएंगे मुझे बच्चे, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। मतलब कोई खुद ही पहुंच गया कोर्ट में, जज साहब प्लीज मेरी एप्लीकेशन ले लो, मुझे क्या बना दो? अब आप बताओ, जिसने खुद ही अप्लाई कर दिया कि मैंने बोला था ना, या तो क्रेडिटर जाएंगे या आप खुद जाओगे। मान लो कोई बंदा खुद ही कोर्ट में पहुंच गया, जज साहब मुझे क्या बना दो? इंसॉल्वेंट। तो आप बताओ क्या होगा? अगर तूने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया तो तू अब पार्टनर नहीं बन सकता जब तक कोर्ट से बाहर नहीं निकलेगा। अब मुझे बस इतना बता दो, इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाऊं। थर्ड, मैंने 2 पॉइंट लिखे ना, फर्स्ट और सेकंड।
सेकंड पॉइंट मुझे बस इतना बताना, बंदे ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, क्या उसकी इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो चुकी है? क्या कोर्ट ने रिसीवर अपॉइंट कर दिया होगा इसका, या अभी तो इसने सिर्फ अप्लाई किया है? सेकंड पॉइंट में वो बंदे हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया है, और फर्स्ट पॉइंट में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये कौन से वाले हैं? जिनकी इंसॉल्वेंसी चल रही है, जिनके रिसीवर अपॉइंट हो चुका है, या तो वो एसेट बेच रहा है या वो क्या कर रहा है, लायबिलिटीज पे कर रहा है। तो जिनकी अभी स्टार्ट नहीं हुई वो आगे वो है अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, और जिनकी चल रही है, इन दोनों को ही लॉ ने मना किया, तुम लोग पार्टनर्स कब तक नहीं बन सकते बताओ? जब तक तुम इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं आते। क्या बात क्लियर है? तब तक तुम पार्टनर्स नहीं बन सकते। पागलों को भी मना किया, ठीक है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इंडिविजुअल्स आपने बोला पार्टनर बन सकते हैं, चाहे वो इंडिया के रेसिडेंट हो चाहे ना हो। एनआरआई कोई बताएगा व्हाट इज एनआरआई? बाहर के लोग भी एलएलपी के पार्टनर्स बन सकते हैं। हमारे इंडिया में कुछ लोग हैं जो बाहर कनाडा चले गए, कनाडा में रहते हैं वो, बट एलएलपी के पार्टनर्स बन सकते हैं। क्यों सर? कनाडा के अंदर जो लोग रहते हैं हमारे इंडियंस, भारतीय लोग, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं? जवाब दो यस या नो। तो वो क्यों नहीं बन सकते? तीसरा नंबर पे मैंने बोला वहां पे मिसेस मैरी है, कोई मिसेस मैरी लंदन में रहती हैं, एफसी फॉरेन सिटीजन, बोली आई ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन बनारसी दास पान वाला एलएलपी। मिसेस मैरी स्टेइंग इन यूके वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन एलएलपी, यस। क्या मिसेस मैरी इज ऑल्सो ओए फीलिंग नहीं लेनी, हाँ, मिसेस मैरी इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, वो भी आ सकती हैं, बट पंगा एफडीआई का आ जाएगा। व्हाट इज एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आंटी आएंगी, पैसा लेके आएंगी, तो कुछ कंडीशन से, बाहर से पैसा इंडिया आएगा तो कुछ उसके लिए कंडीशंस होंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, इंडिविजुअल इंडिया का होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में रहता हो चाहे वो एनआरआई बन के बाहर रह रहा हो। और जो बाहर के सिटीजन हैं, मिस्टर जॉन, मिस्टर स्मिथ, मिस्टर मिसेस मेरी, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी द पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन, एलएलपी क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? सोच के जवाब देना। आवाज नहीं आई। यस सर, क्यों यस सर? अच्छा मुझे बताओ, क्या फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? यस सर। कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, नो ये यस। व्हाट अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी? व्हाट अबाउट कॉर्पोरेशन सोल? दे कांट बी पार्टनर। व्हाई दे कांट बी पार्टनर? मुझे जवाब चाहिए। दे आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, दे आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। लो जी, मेरा क्वेश्चन 1 है, सब बच्चे देखना क्वेश्चन। अंकित शर्मा वांट टू फॉर्म अ एलएलपी, अलर्ट। अंकित शर्मा एक क्या बनाना चाहता है भाई? अपनी बीवी के साथ अर्चिका शर्मा। अंकित शर्मा और उसकी बीवी 2 लोग, क्या दोनों इंडिविजुअल्स हैं? बना सकता है। अच्छा, एक एचयूएफ है, उसे भी वो अपना पार्टनर बनाना चाहता है। पार्टनर सिर्फ 2 ही लोग बन सकते हैं, इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट। एचयूएफ को पार्टनर बनना नॉट अलाउड। कहता है जी वेदर दिस एलएलपी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, नहीं बन सकती। बनानी है तो किसको हटाना पड़ेगा? एचयूएफ को हटाना पड़ेगा। क्या बात क्लियर? एचयूएफ इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंड कांट बी अ। अब आपको मजे की बात दिखाऊं, जो ढंडोरे पीट रहे हैं ना, इस बार का पेपर बहुत हार्ड था। मजे की बात देखना, मैं पूरा क्वेश्चन तो अभी नहीं पढ़वा पाऊंगा आपको आईसीआई का, क्योंकि अभी हमने पूरे कंसेप्ट्स कवर नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी एक ट्राई दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4B था ना, ये रहा। फोर बी 5B, एक मिनट, ये देखो सब बच्चे सिर्फ इसका बी पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, सिर्फ बी पार्ट। डिस्कस द ऑफर गिवन बाय दिलीप टू इंडक्ट एचयूएफ एज अ पार्टनर। क्या एचयूएफ पार्टनर बन सकता है एलएलपी का? अभी एलएलपी की पहली क्लास है, मुझे 8 क्लासें लगेंगी एलएलपी कराने में, और मैंने तुम्हारे सामने इसी बार का पेपर खोल दिया। एचयूएफ तो बिल्कुल स्टार्टिंग कंसेप्ट है एलएलपी का। बच्चे कैसे कह रहे पेपर टफ था भाई? क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, मुझे जवाब चाहिए, क्या कोई ट्रस्ट आ सकता है एलएलपी में? मेरे को जवाब देना। ट्रस्ट, एक मिनट, 2 ही लोग, अपनी बात पे अड़ जाओ, 2 ही लोग आ सकते हैं, इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट। ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आता, तो जवाब चाहिए।
नहीं बन सकता। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, ट्रस्ट होता क्या है मैंने अभी नहीं पढ़ाया, मैं एलैबोरेट करूंगा आगे जाके। हाँ जी, मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, आई विल श्योरली एलैबोरेट दिस। मेरा डाउट अभी, अच्छा मुझे जवाब चाहिए। ये देखो इसी अटेम्प्ट का दूसरा क्वेश्चन, देख एक ही चीज पे एग्जामिनर पूछ रहा है, बच्चे कह रहे हैं पेपर टफ है, इसका सी पार्ट पढ़ना जरा। वेदर ये 4B क्वेश्चन खोल दिया, सिटीजन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी इंडक्टेड एज अ पार्टनर इन एलएलपी, यस या नो? कमाल है यार, ये एक ही कंसेप्ट पे पूछ रहा है एग्जामिनर, बच्चे कह रहे हैं पेपर टफ था। हाँ जी, मेरा सवाल बच्चे, अच्छा वो तो टाइम है, वो देखो ना मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर पेपर के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था मैंने एक बात बोली थी, इन्होंने क्वेश्चन में डराया कैसे है बच्चों को, 2-3 कंसेप्ट्स। अब जैसे इसके अंदर 3 कंसेप्ट पूछे, पहला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट कुछ और है, तीसरा कंसेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला डाल दिया। उनकी भी सोच समझो ना, 70 सेक्शन है, 2 क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस पूछ लें आपसे। हाँ, बच्चे डर रहे हैं कि यार ये तो बहुत टफ है। मेरा सवाल, चलो हम लोगों ने आपके साथ एक क्वेश्चन किया, ये वाला आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हम लैंग्वेज एक बार नोट्स में से पढ़ लेते हैं। अलर्ट, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड टू बी पार्टनर्स हैं, गलत लिख दिया। कोई बच्चा बताएगा पर्सन डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए? पर्सन्स क्वालिफाइड टू बी पार्टनर्स। अलर्ट, चलो आज 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, बस 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, जाओ ठीक है। अब देखो बताओ कौन कौन बन सकता है? इंडिविजुअल मे बी पार्टनर इन अ, however individual shall not be capable of becoming a if he is found to be। अच्छा ये बताओगे मुझे, पागल कोई कैसे डिक्लेयर होता है? कोई बंदा खुद बोलता है मैं तो पागल हूं, तो वो पागल माना जाता है या कोर्ट डिक्लेयर करता है? कोर्ट, हाई कोर्ट या पागलों के लिए अलग कोर्ट होते हैं, अलग कॉम्पिटेंट कोर्ट्स होते हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन होती है। व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? पावर। जिन कोर्ट्स के पास पागलों को पागल डिक्लेयर करने की पावर होती है, पागल कोर्ट आई मीन टू से, समझ रहे? पागल कोर्ट, प्लीज मेरे बात को समझना, जो पागल कोर्ट है मतलब जो पागलों के साथ डील करते हैं, जब तक वो कोर्ट किसी को पागल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक पागल माना नहीं जाएगा। ऐसे तो हर बंदा बोलेगा मैं तो पागल हूं, तो बोलने से थोड़ी ना कोई पागल हो जाता है। पागल डिक्लेयर कौन करेगा? जल्दी बोलो, पागल डिक्लेयर कौन करेगा? मजाक में पागल कोर्ट, मतलब पागल कोर्ट नहीं, क्या बोल रहे पेपर में, कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिसके पास पागल डिक्लेयर करने की पावर है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, मेरा क्या वो ऐसे ही मान लेगा पागल किसी को, या वो फाइंडिंग देखेगा पहले? मतलब बंदा आएगा, सर एक बंदा आया, सर इसको पागल डिक्लेयर करो है, कोर्ट बोलेगा मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। आई रिपीट, क्या दिखाओ? फाइंडिंग्स दिखाओ, मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, मुझे डॉक्टर का बयान देखना है, डॉक्टर क्या कहते हैं तभी तो मैं डिक्लेयर करूंगा, ऐसे थोड़ी ना किसी को पागल मान लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, किसको नहीं मानेगा? व्हाट इज अंडरचार्ज इंसॉल्वेंट? जिसको अभी तक कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं करा, फ्री नहीं किया। और तीसरे भाई कौन थे जल्दी बताओ? जिसने अप्लाई करा है, मुझे एडजुडिकेट कर दो। आह कितना प्यारा वर्ड, एडजुडिकेट मतलब डिक्लेयर कर दो, मुझे घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो। मुझे क्या डिक्लेयर कर दो? और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, अभी पेंडिंग पड़ी है? पेंडिंग पड़ी है। हाँ जी, बताओ। अब देखो ये लॉ में इतना ही था, लॉ में इतना ही है, ये मॉड्यूल ने जबरदस्ती के पॉइंट चिपका रखे हैं। आप बताओ, इंडिविजुअल चाहे इंडिया का रेसिडेंट हो चाहे एनआरआई हो, क्या बाहर के सिटीजन्स को भी आना अलाउड है? आवाज नहीं आई? लेकिन इसके साथ सब बच्चों को यह पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई बाहर का सिटीजन आ रहा है अभी के लिए तो उसे एफडीआई कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। व्हाट इज एफडीआई कंप्लायंसेस? उसे पैसा कैसे ट्रांसफर करना, उसके कुछ नियम है। मान लो मिसेस मेरी कहती है मुझे इंडिया में पार्टनर बनना है, मिसेस मेरी यूके की रेसिडेंट है, एफडीआई का रूट है, मतलब वो पैसा कैसे इंडिया में लाएगी उसका एक तरीका है, उस हिसाब से पैसा आएगा। और कौन पार्टनर बन सकता है बताओ? एलएलपी। तीसरे नंबर पे बताओ कौन सी कंपनी के साथ साथ किसको जोड़ दिया? अगले नंबर पे बताओ। या कोई ऐसे, देखो इस पॉइंट को दोबारा लिख दिया, 2 बार लिख दिया, फॉरेन एलएलपी या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा देखो इसको भी दोबारा लिख दिया, यहां फॉरेन कंपनी कवर्ड थी, यहां जबरदस्ती दोबारा कवर कर दी। मैं सजेस्ट करूंगा इसको भी काट दो, एफ को भी काट दो, ई को भी काट दो। कोई बच्चा बताएगा क्यों कटवा दिया? रेपिटेटिव बातें हो रही हैं दोनों पॉइंट्स में। लास्ट बताओ, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्टनर हो सकती है या नहीं हो सकती? कॉर्पोरेशन सोल ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है? कॉमन फास्ट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ये लो बच्चे, हमने एक क्वेश्चन भी आपके साथ कर लिया,
और आपको सेक्शन कौन सा पढ़ा दिया, कोई बताएगा? सेक्शन 5। सिर्फ 5 पढ़ाया या इससे पहले भी एक पढ़ाया था? 4 क्या था, कोई बताएगा जल्दी से? पार्टनरशिप एलएलपी पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, यस या नो? सेक्शन 5 एलएलपी में पार्टनर 2 ही लोग बन सकते हैं, कौन से 2? अब आपकी बारी, आप आपके डाउट सुनते हैं, कुछ पूछ लो। देखो तुम जो बच्चे गए थे, तुम तीनों या तू, मैंने गलत बोला था कि दोनों क्वेश्चन पार्टनर पे आए हैं, दोनों क्वेश्चन बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड है। अब एचयूएफ वाली बात जो क्वेश्चन आया या कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला क्वेश्चन आया, ये दोनों क्वेश्चन बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही तो है ना। एचयूएफ बॉडी कॉर्पोरेट है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है। मेरे बच्चे तो ये देखो, तुम्हें अगर वॉशरूम किसी को मजबूरी में जाना है, मेरी रिक्वेस्ट है जब मैं इधर उधर की कोई बात करूं तब चले जाओ, कंसेप्ट के बीच में प्लीज मत जाओ। हाँ, नेचर्स कॉल है तो वो तो देखो बात अलग है ना, लेकिन प्लीज अदरवाइज नहीं। मेरा डाउट अभी देखो, आपका सवाल सुनना चाहता हूं मैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ जी, किसी को कोई सवाल? एक छोटा सा सेक्शन और करवा देता हूं, चलो आओ। हाँ, मेरा डाउट नहीं, मैं पूछता नहीं हूं, आपको भूल गया क्या? मैं पूछता कब था फाउंडेशन में? मैं पूछ के बड़ा पता, बट मेरा एक रूल था फाउंडेशन में, मैं 5-10 मिनट पहले छोड़ता था। मैं अपना रूल आज भी रखूंगा, वो 5-7 मिनट पहले तो छोड़ूंगा, पूरा टाइम पे मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा एक बात बताओगे मुझे एलएलपी के बारे में, एलएलपी में कितने पार्टनर्स मिनिमम चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। वेरी गुड। एलएलपी में कितने पार्टनर्स मिनिमम चाहिए? मैक्सिमम? चलो मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स मिनिमम चाहिए? वहां मैक्सिमम कितना था? 200 या 50? 50। पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स अलाउड था मैक्सिमम, बट एलएलपी में देयर इज नो लिमिट। क्या बात क्लियर है? अब मुझे बताएंगे, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर वाला कंसेप्ट शुरू कर दिया। ये देखो, मिनिमम कितने पार्टनर्स, मैक्सिमम कितने पार्टनर, नो लिमिट। ये सेक्शन कौन सा बोलता है? चलो जाओ तुम भी, ये बस ये निपटा के चले जाओ, आज के लिए छुट्टी। ये तो निपटाने दो कम से कम। मेरा डाउट अभी बताओ, मिनिमम कितने पार्टनर्स, मैक्सिमम? पीछे भाई साहब देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, देखो रिजल्ट का पता नहीं किसका क्या आएगा, देखो रिजल्ट का पता नहीं किसका क्या आएगा। देखो सबके लिए बोल रहा हूं मैं ये बात, लेकिन रिजल्ट से पहले तो खुल के पढ़ लो। अब जो फेल भी हो गए वो ये तो बोलेंगे ना, हमने इंटर में कुछ तो पढ़ा हुआ है ना बेटा। अभी किसी को पता नहीं कौन पास होगा, और मेरी इंट्यूशन कहती है कि 70% बच्चे यहाँ पास हो जाएंगे, बस 30% उड़ जाएंगे। 30% तो उड़ेंगे यहाँ से। हाँ जी, अब कौन उड़ेगा ये तो भैया वक्त बताएगा। अगर मैं आपसे पूछूं टॉपिक को बीच में रोक के, पेपर टफ थे इस बार के? लॉ के पेपर की बात करते, जिन्होंने लॉ का पेपर दिया था, लॉ पेपर टफ था? पेपर टफ तो नहीं था। मेरा सवाल बच्चे, अब मैं एक सच बात बताता हूं, मैंने फाउंडेशन में बोली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज इंटर में बोलता हूं ये बात। फाउंडेशन लॉ से ज्यादा स्कोरी इंटर लॉ है। आई एम सेइंग, याद है तुम्हें मैंने फाउंडेशन में बोला था 80 ले आओ, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा, याद है मैंने ऐसी बात फाउंडेशन में बोली थी। इंटर में मैं नहीं बोलता, इंटर में मेरा हाईएस्ट स्कोर 88-89 जा चुका है। फाउंडेशन में कभी 88 नहीं गया किसी बच्चे का, लेकिन इंटर में चला जाता है। मेरा डाउट, रीजन बीइंग, देखो फाउंडेशन में ना बदतमीजी होती है। अब मैं आपको बदतमीजी बताता हूँ फाउंडेशन की। फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट बहुत लेंदी है, कहीं से भी कुछ बना देता है सवाल। सोगा की कंडीशन बहुत टेढ़ी है, कुछ भी बना के भेज देता है। बट कंपनी लॉ में ना एक तारीफ है। जैसे फाउंडेशन में प्रॉब्लम क्या होती थी, सोगा जिन्होंने पढ़ा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं समझ आता था कि इसमें कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है। कंपनी के क्वेश्चंस में ऐसा है। इंटर में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसका क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ ना आए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें 2 मिनट में समझ आ जाएगा, अच्छा ये टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। यहाँ रिकॉग्नाइजेशन बहुत आसान है। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, 30 नंबर के एमसीक्यू हैं ऑन एन एवरेज। अगर बच्चे ने लॉ सिर्फ सुना है ना क्लास में, उसको लिमिट्स याद है। लिमिट समझते हो ना, मेरा लिमिट्स जो लिमिट्स बोलता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकते हैं। अब अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और आपको लिमिट्स याद हैं, तो आप 30 में से बहुत प्यार से 20 नंबर ले सकते हो। मैं आपके सामने पेपर का एमसीक्यू खोलूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट 1-2 क्लासेस के बाद मैं एमसीक्यूज खोलूंगा आपके सामने। जब मुझे एलएलपी खत्म करने दो, मैं एमसीक्यूज खोलूंगा। आप एमसीक्यू का लेवल देखना, एलएलपी में क्या है, कुछ भी लेवल नहीं है, टफनेस है ही नहीं पेपर में।
मैं आईसीआई के सारे पैटर्न्स आपके सामने शेयर करूंगा, नहीं है लेवल, बट थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा सवाल अभी बताओ, एलएलपी में मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए कॉमन फास्ट, मैक्सिमम कितने चाहिए, नो लिमिट। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो ये बात यहां पे लिखी है सेक्शन 6 में, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट कॉमन फास्ट 2 पार्टनर्स। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। 6 सबसेक्शन 1 मैंने कराया, सबसेक्शन 2 अभी रुक जाओ। अब मैं सबसे आगे, मैं नोट्स में वापस जा रहा हूं। अगर मैं नोट्स में क्रोनोलॉजिकली चेक हूं तो सबसे अच्छे शुरुआत में बताएंगे कि अब पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 3 में अभी हमने डेफिनेशंस नहीं करी बच्चों, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? डेफिनेशंस नहीं करी, छोड़ दी। इफेक्ट्स भी अभी हमने सिर्फ एक ही इफेक्ट पढ़ा है, कौन से वाला पढ़ा? सेक्शन 4। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगा सारे के सारे, क्या बात क्लियर है? हाँ जी। फिर मैंने एडवांटेजेस करानी है या करा दी? ये तो हो गई। उसके बाद मैंने, देखो मैं सेक्शन सीरियल ऑर्डर में पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन में भी आपने पढ़ाई करी होगी, मैं जंबल्ड अप नहीं करता। या टॉपिक में मैंने जंबल अप किया, मैंने फीचर्स बीच में छोड़ दिए क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा ना रफ हो गई थी शुरू में ना, वो इंट्रोडक्शन में एक ही बात बार बार, इंटरनल स्ट्रक्चर लिमिटेड लायबिलिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर लिमिटेड लायबिलिटी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टॉपिक बदल देते हैं। बट अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम पहले अपने फीचर्स कंप्लीट करेंगे और अपने कुछ सेक्शंस प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 मैंने करा दिया, सब सेक्शन 2 में कल कराऊंगा। किसी को यहां पे कोई सवाल, कोई डाउट? आपको नहीं है तो मैं पूछ लूं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जिसको जवाब देना हाथ खड़ा करके देना। आई रिपीट, जिसको जवाब देना है आराम से देना। मेरा पहला क्वेश्चन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, कौन सा शेड्यूल? हाथ प्लीज खड़ा करना। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है, कौन सा शेड्यूल? सब बच्चे शांत रहना। ओके बच्चे, शेड्यूल 4, इज शी करेक्ट? यस, शेड्यूल नंबर 4। मेरा सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों से, हाँ जी, माय सेकेंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, कॉमन सेंस है, हाथ खड़ा करना। माइनर कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी? आराम से सोच के, मुझे आई वांट द लॉजिक। माइनर कैन बी पार्टनर इन एलएलपी, मैंने नहीं कराया, नहीं लिखा, लॉ में लिखा भी नहीं, किसी सेक्शन में लिखा भी नहीं। यहां पे थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बोलते हो बेटा? बोलो, माइक देना जरा इनको। हाँ, वो पार्टनर नहीं बन सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की एबल ही नहीं है, तो वो पार्टनर कैसे बनेगा? देखो लॉ ने बोला नहीं, बट क्या अंडरस्टूड सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में बोला था माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसी प्रिंसिपल को लगाएंगे। माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर कांट बी आ पार्टनर इन एलएलपी। क्या बात क्लियर है? अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलपी के कोई दो एडवांटेजेस बिना किताब देखे। ओके ऋषभ आप बोलो, माइक देना जरा, इधर देना माइक। हाँ, एलएलपी के कुछ 2 एडवांटेजेस बिना बुक देखे प्लीज। हाँ जी सर, इजी टू फॉर्म और इजी टू डिसॉल्व। ओ वाह, नहीं बात तो सही बोली, इजी टू फॉर्म एंड इजी टू डिसॉल्व। और भी कुछ? सर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की और हमारे ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर होते हैं एज पर एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बोला, लो कंप्लायंस कॉस्ट और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी। बिल्कुल 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 ठीक बोला आपने। हाँ जी, आज की क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया, मैं ये बोल सकता हूँ एलएलपी का इंट्रोडक्शन लिया, लेकिन इतना इंट्रोडक्शन हो गया कि नेक्स्ट क्लास में हम एलएलपी के अंदर के सेक्शंस में घुस जाएंगे। क्या बात क्लियर है? तो प्लीज अपना रिवाइज करो। एक बात के साथ एंडिंग करूंगा सर, अभी ना देखो, एक सच बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं यहां पे पिछले 2 साल से हूं, सच बात बोलूंगा, जिसको समझ आती है समझना। अभी ग्रुप 1 चलेगा, रिजल्ट आ जाएगा ना, अभी तो ग्रुप 1 की क्लासेस शुरू होगी, रिजल्ट आ जाएगा, ग्रुप 1 चलेगा, 3 महीने ग्रुप 1 चलता रहेगा, 3 साढ़े 3 महीने ग्रुप 1 चलेगा, सबसे ज़्यादा टाइम टैक्स के टीचर लेंगे।
मैं और वैभव सर लिमिटेड टाइम लेंगे, हमारी लिमिटेड टाइम है, ओके। अब मेरा डाउट, बच्चे जब ग्रुप 1 चल रहा होगा ना तुम बड़े रिलैक्स होगे। रिलैक्स इन द सेंस कुछ है ही नहीं करने को जिंदगी में। 3 बजे क्लास खत्म हो रही है, घर जा रहे हैं, टैक्स का होमवर्क हो रहा है, रिवाइज आधा एक घंटा लग रहा है, अकाउंट्स का हो रहा है आधा एक घंटा लग रहा है, लो तो हो गया बस। बात समझना, किसी को पेन फील ही नहीं होगा। मैं जो बात बता रहा हूं, पेन कब फील होगा सुनना। अब ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, एक टाइम के बाद ग्रुप 1 खत्म होगा, ग्रुप 2, अब ग्रुप 2 स्टार्ट होगा। ग्रुप 2 भी बहुत इजी होगा, 3 क्लासेस ग्रुप 2 की हुआ करेंगी, वही 3 बजे घर चले जाया करोगे, ग्रुप 2 को रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जान कब निकलेगी, जब ग्रुप 2 के समय ग्रुप 2 चल रहा होगा, ग्रुप 2 का तो होमवर्क करना होगा और ग्रुप 1 रिवाइज करना होगा। वहां बच्चे बिदक जाते हैं, क्योंकि ग्रुप 2 की क्लासेस चल पड़ती हैं, ग्रुप 2 का होमवर्क करना है और ग्रुप 1 को रिवाइज करना है। मैं आपको बताता हूं, मेरे को पिछले बैच में बच्चे बोलते हैं ऑडिट, मैं ऑडिट पढ़ा रहा था पिछले बार तक, मैं लॉ तो अभी इंटर लॉ तो आपके बैच में पहली बार यहां पढ़ा रहा हूं। मेरा सवाल, इंटर ऑडिट में मैं बच्चों से क्या बात कर रहा हूं, बेटा ऑडिट लर्न करना है, ऑडिट लर्न करना है। बच्चे कह रहे हैं अश्मीत सर अभी तो लॉ ही नहीं लर्न किया। इंटर ऑडिट स्टार्ट हो गया, यानी ग्रुप 2 स्टार्ट हो गया, एंड दे आर सेइंग हमें तो अभी तो लॉ लर्न नहीं है, हम ऑडिट कैसे लर्न कर लें। और अब आप बताना, ग्रुप 1 खत्म होते ही ग्रुप 2 चलेगा। अब ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं या ग्रुप 1 के सब्जेक्ट लर्न करने हैं, पैरेलली दोनों कैसे लर्न होंगे। मेरी एडवाइस सबको क्या है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 शुरू होने से पहले ही निपटा देना अपना, ग्रुप 1 को साथ साथ खत्म कर देना। मैं कहता हूं साथ साथ सबका नहीं हो पाया, एटलीस्ट कितना परसेंट सबका हो जाए, 80% तो हो जाए। जैसे ग्रुप 2 शुरू हो तो आप अपना ग्रुप 2 पे फोकस करो और बाकी का ग्रुप 1 खत्म करो। क्योंकि ये बात पूछ लेना किसी बच्चे से, ग्रुप 2 जैसे ही खत्म होगा ना, वैभव सर सिर्फ 7 या 10 दिन का रेस्ट देंगे, सिर्फ 7 या 10 दिन का रेस्ट, 7 दिन या 10 दिन, उसके बाद बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझना, सिर्फ 7 या 8 दिन का रेस्ट मिलेगा, मैक्सिमम 10 दिन का। 10 दिन के बाद पेपर किसके शुरू होंगे, एक दिन ग्रुप 1 का, एक दिन ग्रुप 2 का, एक दिन ग्रुप 1 का, एक दिन ग्रुप 2 का। अब ग्रुप 1 तो समझना 3 महीने ग्रुप 1 में लगाए, 3 महीने ग्रुप 2 में लगाए। अब जब टेस्ट शुरू होंगे तो ग्रुप 1 किए हुए 6 महीने हो चुके होंगे। अब जिसने रिवाइज नहीं किया होगा ना उसको दिक्कत आती। मैं लॉ को पढ़ने का सिंपल तरीका बता रहा हूं, फाउंडेशन में टाइम कम था, इंटर में टाइम भरपूर है। बुकिश लैंग्वेज में लॉ लर्न करना है, जैसे फाउंडेशन में बोला था, रोज लर्न करना है, रोज करो, रोज कर सकते हो रोज करो, हफ्ते में 2 दिन करना है 2 दिन करो, टाइम टेबल आपका है, टाइम टेबल अपना बनाओ, बट फोकस इस बात पे रखना। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कह रहा है सर मैं रोज लर्न करूंगा, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा है जो कह रहा है नहीं सर मैं रोज तो नहीं लर्न कर पाऊंगा, मैं हफ्ते में 1 दिन लर्न करूंगा, या एक हफ्ते में आप जितना पढ़ाएंगे मैं हफ्ते में 1 दिन लर्न कर लूंगा। आप लर्न करो, आप लर्न करना आपकी ड्यूटी है, लेकिन हर बच्चा रोज लॉ को रीड करेगा। जितना लॉ मैंने पढ़ा दिया उसको आपने रोज रीड करना है, थरोली बुक से रीड करना है, एक एक लाइन रीड करनी है, एक एक वर्ड रीड करना है कि आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हुए या नहीं हुए। रीडिंग रोज होनी चाहिए ताकि आपको ना लॉ की लैंग्वेज ना फेमिलियर हो जाए। क्या बात क्लियर है? तो चलिए आज के लिए वाइंड अप करते हैं, आपसे मुलाकात होगी कल, मिलते हैं बच्चे, बाय टू ऑल।